हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। विजय सर आ गए हैं आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। आज हम लोग जो है नया वाला वन शॉट लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग रिटायरमेंट देखने वाले हैं, यानी साझेदार अपना अवकाश ग्रहण कैसे करता है, और साथ ही साथ डेथ देखने वाले हैं, यानी साझेदार की मृत्यु होती है तो किस प्रकार से जो है लेखे होते हैं और क्या क्या चीजें नया होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हमारी पूरी तरह से कवर होने वाली है। तो बात करते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहला आज के लक्ष्य में अगर हम लोग देखा जाए तो आज के लक्ष्य में सबसे पहला बात करते हैं कि साझेदारी का अवकाश ग्रहण, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, दूसरा अवकाश ग्रहण करने पर साझेदार की कुल देय रकम की गणना कैसे होती है। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति साझेदारी फर्म को छोड़ के जाएगा तो उसे तो कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, ऐसे तरह तो चला नहीं जाएगा। जिस तरह से प्रवेश में आते समय साझेदार अपनी पूंजी लाता है, ख्याति लाता है, उसी तरह जब जाएगा तो वो भी बहुत सी चीजों को लेकर के जाएगा। तो उसे जो चीजें वो लेकर जाएगा उस रकम की गणना आखिर में किस प्रकार से होगी, ये हम लोग को देखना है। फिर इसके बाद अवकाश ग्रहण करने पर लेखांकन की कौन कौन सी समस्याएं आती है, क्योंकि अवकाश ग्रहण होगा तब भी हमारा जो है फर्म का पुनर्गठन होगा। तो फर्म के पुनर्गठन में जितनी चीजें होती है यहां पर भी वो सारी चीजें होनी है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से सारी चीजों को डालना है। और फिर लास्ट में हम लोग का साझेदार की मृत्यु और उससे संबंधित जो है लेखांकन के बारे में समझेंगे। साझेदार की मृत्यु क्या होती है और उससे संबंधित क्या क्या चीजें हमारा बनता है, क्या क्या चीजें होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की टॉपिक को शुरू किया है। तो सबसे पहली बात, हम लोग का जो चैप्टर है उसका नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। आपको पता है ये एक टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने दो चीजें कवर कर लिया। एक जो है विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, ये कवर कर लिया, और दूसरा हम लोग क्या किया, साझेदार का प्रवेश, ये कवर कर लिया। आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले साझेदार का अवकाश ग्रहण और मृत्यु। साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तब कैसे होता है, मृत्यु कैसे होता है, तो ये मेन चैप्टर का नाम है। ठीक बात, तो चलिए देखते हैं हम क्या होने वाला है बात। तो सबसे पहली बात होता है कि साझेदार का अवकाश ग्रहण क्या कहलाता है। क्या होता है अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण का सेंस अगर देखा जाए तो यही होता है कि यदि तीन साझेदार हैं ए बी सी, ठीक है, और इन ए बी सी में से कोई एक साझेदार फर्म को हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए, ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग अवकाश ग्रहण कहते हैं। ए छोड़ के चला गया, फर्म बी और सी का बचा, इसी को हम लोग अवकाश ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसी के बारे में देखिए, यहां पर लिखा है सामान्य शब्दों में साझेदार का साझेदारी फर्म से अलग होना साझेदार का अवकाश ग्रहण अथवा निवृत्त होना कहलाता है। सामान्य शब्दों में यही साझेदार का अपने फर्म से अलग हो जाना ही आपका साझेदार का अवकाश ग्रहण कहलाता है। जब अवकाश ग्रहण होता है तो जो साझेदार फर्म को छोड़ करके चला जाता है, जैसे यहां पर ए को हम लोग कहेंगे निवृत्त साझेदार यानी रिटायरिंग पार्टनर, और हमारा बी और सी जो बचे हुए साझेदार, इसे हम लोग कहेंगे शेष साझेदार यानी रिमेनिंग पार्टनर। बात क्लियर है, तो ये भी आपको बात को समझना है। और इसी के बारे में यहां पर बोला है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32(1) के अनुसार क्या होता है अवकाश ग्रहण, ये समझाया हुआ है। बोला है कि एक साझेदार समस्त साझेदारों की आपसी सहमति द्वारा अथवा साझेदार के मध्य हुए समझौते के आधार पर, ठीक है, किन किन घटनाओं की वजह से किन किन आधार से वो अवकाश ग्रहण कर सकता है, ये बातें बताया। तो एक बोल रहा है कि सभी साझेदार की सहमति होना चाहिए, दूसरा हमारा साझेदारी समझौता जैसा उसके आधार पर, अथवा ऐच्छिक साझेदारी, जब ऐच्छिक साझेदारी बनता है तो उसके हिसाब से ऐच्छिक साझेदारी की दशा में से साझेदारों को फर्म से अवकाश ग्रहण करने के आशय की सूचना दे करके अलग हो सकता है। ठीक है, यानी अवकाश ग्रहण करने का जो अपना सूचना देगा कि अवकाश ग्रहण करना है और उससे वो अलग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आशय नहीं होगा, अवकाश ग्रहण करने की सूचना, ठीक है, अवकाश ग्रहण करने की सूचना दे करके वो फर्म से अलग हो सकता है। ठीक बात, यही बात बता रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग का अवकाश ग्रहण करना कहलाता है। क्लियर बात। अब इसके बारे में आगे क्या बोल रहा है, तो आपका ये बता रहा है कि ऐसी स्थिति में पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है तथा शेष साझेदारों के मध्य पुनः ठहराव द्वारा नई साझेदारी की स्थापना की जाती है। यानी अगर अवकाश ग्रहण होगा तो यही होगा कि पहले की जो साझेदारी थी, यानी अपने पहले का जो समझौता था वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, यानी वही ओल्ड डीड क्या होगा, ओल्ड डीड हो जाएगा कैंसल, रद्द, और उसके बाद जो है नया डीड स्टार्ट होगा। किनके बीच में, जो रिमेनिंग साझेदार हैं वो बचे हैं, वो नया समझौता करेंगे और वो नया डीड बना करके अपने बिजनेस को आगे ले चलेंगे। तो यही घटना हमारा क्या है, साझेदारी का अवकाश ग्रहण कहलाता है, साझेदार का अवकाश ग्रहण कहलाता है। ठीक बात, चलो भाई आगे क्या बताता है, तो अवकाश ग्रहण करने पर कुल देय रकम की गणना कैसे होगी। जाहिर सी बात है, साझेदार अगर फर्म में आता है तो चीजों को लेकर के आता है, तो वो जब फर्म से जाएगा तो बहुत सी चीजों को लेकर के जाएगा। क्या क्या चीजें लेकर के जाएगा, तो वो उन सभी चीजों को लेकर के जाएगा जो उसके पूंजी का हिस्सा है। जैसे अगर पहले तो उसने जितना पूंजी लगा वो ले जाएगा, फिर अपनी ख्याति का हिस्सा ले जाएगा, फिर अगर फर्म में उसके लाभ को काट करके कोई संचय वगैरह बनाए उसमें ले जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह की बहुत सी चीजें वो लेकर के जाता है, और बहुत सी चीजें उसका कटेगा भी। जैसे अगर हानि होगा तो हानि कट जाएगा, अगर उसने आहरण निकाला तो आहरण कट जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सी चीजें उसका जो है कटता भी है। बात समझे, तो ओवरऑल जो उसकी पूंजी का शेष बचता है वही उसका कुल देय रकम होता है। जो उसका पूंजी खाते का शेष होता है वही उसको भुगतान करना होता है।
बात समझे? तो उसके गणना करने के लिए हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि हमारा पूंजी खाता बनाना पड़ेगा, और पूंजी खाता में उसका जो शेष होगा वही उसका जो है अवकाश ग्रहण करने पर उसकी कुल देय रकम होगा। ठीक है, तो यही बात यहां पर लिखा है, क्या बोला है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कुल देय रकम की गणना करने हेतु अवकाश करने की तिथि को उसका पूंजी खाता बनाया जाता है, उस तिथि पर उसका पूंजी खाता बनाया जाएगा। और पूंजी खाता यहां पर हमने आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे बनता है भाई देख लो। तो देखिए ये पूंजी खाता है उसका, केवल उसका पूंजी खाता है, किसका, अवकाश ग्रहण करने वाले का। ठीक है, तो मेनली यहां पर पूरा लेजर की तरह बना दिया गया। आप चाहें तो ये सारे कॉलम नहीं भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, डेट ना रहे, जीएफ ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन पर्टिकुलर और अमाउंट होना चाहिए, है ना बात। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स में हमारा बैलेंस बीडी, यानी बैलेंस बीडी क्या है, उसके पूंजी का शेष, जो उसकी पूंजी पहले से मौजूद है। ठीक है, फिर उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, यानी वो लाभ का हिस्सा जो अविभाजित था, उस लाभ के हिस्से में इसका हिस्सा, किस साझेदार का, इस साझेदार का जो भी रिटायर हो रहा है। फिर बाय अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अविभाजित लाभ में इस साझेदार का हिस्सा, रिटायरिंग पार्टनर का। फिर बाय रिजर्व, रिजर्व में इस साझेदार का हिस्सा, रिजर्व फंड में इस साझेदार का हिस्सा, जनरल रिजर्व में इस साझेदार का हिस्सा। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसको कहते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, उसमें इसका हिस्सा। ठीक है, उसके लाभ में। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें इसका हिस्सा। और उसके बाद अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बना था तो उसमें इसका हिस्सा। ठीक है, और उसके सरेंडर वैल्यू के हिसाब से उसमें इसका हिस्सा। तो ये सारी की सारी चीजें आपका क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें आपको इसको मिलना है, किसको, रिटायरिंग साझेदार को। और क्या चीजें कट जाएगा, तो कटने वाला चीज है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस का जो है डेबिट बैलेंस है यानी हानि है तो वो कट जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर लॉस हो गया तो वो कट जाएगा। आहरण अगर निकाला है वो कट जाएगा, आहरण पर ब्याज है तो वो कट जाएगा, ये सारी चीजें कट जाएगा। और फिर फाइनली इन सबको जोड़ लो और इधर के सबको जोड़ लो, और जोड़ने के बाद घटा दें। घटाने के बाद जो बैलेंस आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर, यही उसका कुल देय रकम होता है। जो साझेदार फर्म को छोड़ करके जाता है यानी रिटायरिंग पार्टनर, उसका कुल देय रकम यही होता है। ठीक है, और वो कैसे दिया जाता है, तो वो उसके या तो लोन अकाउंट में चला जाता है या तो उसको भुगतान हो जाता है। ठीक है, जो साझेदार फर्म को छोड़ करके जा रहा है उसके रकम को क्या किया जाता है, या तो डायरेक्ट उसको भुगतान कर दो, जितना पैसा बचा बना उसको दे दो अगर है तो, नहीं है तो वो उतने का ऋण बन जाता है। ठीक है, उतने का लोन अकाउंट बन जाता है और फिर उस लोन को धीरे धीरे करके भुगतान किया जाता है। बात समझे? तो ये दो तरीके से साझेदार का भुगतान होता है जो साझेदार फर्म छोड़ करके जाता है। ठीक, बात क्लियर है? तो ये बातें हो गया। अब हम लोग को क्या समझना है, तो अब हम लोग को ये समझना है कि आखिरकार अवकाश ग्रहण करने पर लेखांकन की कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो वही सारी समस्याएं फिर से आपको देखने को मिलेगा जो पुनर्गठन के समय था। क्या क्या था, तो देखिए सबसे पहली बात नया अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना। ध्यान से समझिएगा, प्रवेश में त्याग अनुपात था, यहां पर लाभ प्राप्ति अनुपात है। क्यों? क्योंकि साझेदार जब फर्म छोड़ करके जा रहा है तो उसका हिस्सा बचे हुए साझेदार प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसीलिए यहां पर लाभ प्राप्ति अनुपात हो जाता है। और वहां पर त्याग अनुपात था क्योंकि साझेदार जब आता है तो वो साझेदार उसके लिए हिस्सा छोड़ते थे। बात समझे? तो यहां पर क्या करना है, यहां पर लाभ, नया लाभ हानि अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात, इसकी गणना करना होगा। फिर उसके बाद यहां पर भी ख्याति का लेखांकन सीखना पड़ेगा कि कैसे इसको ख्याति मिलेगा। फिर संचय अवितरित लाभ आदि का यहां पर भी समायोजन होगा क्योंकि फर्म का पुनर्गठन होगा तो जितनी पुरानी चीजें सब हटेगा और सब चीज एकदम नए सिरे से स्टार्ट होगा, है ना बात। तो पुरानी चीजों का समायोजन होगा, कृत्रिम संपत्तियों का अपलेखन होगा, फिर संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होगा क्योंकि फर्म नया बन रहा है, और फिर पूंजी का समायोजन होगा और लास्ट में हमारा पूंजी समायोजित हो जाएगा। यानी बचे हुए साझेदार ये चाहेंगे कि हमारी पूंजी नए अनुपात में हो जाए, जब हमारा बिजनेस नया हो रहा है तो पूंजी भी नया हो जाए, है कि नहीं बात। तो पूंजी का समायोजन भी यहां पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो चलिए हम लोग पहला चीज देखते हैं कि क्या होगा, यानी हम लोग अनुपात की गणना सीखते हैं, है ना बात। तो अनुपात की गणना सीखने से पहले हम लोगों को इन अनुपात का अर्थ देखना पड़ेगा। पहले भाई नया अनुपात क्या होता है, तो नया अनुपात का मतलब यही है कि जैसे 3 साझेदार हैं ABC, ठीक है, ABC 3 साझेदार हैं और इसमें से मान लीजिए B फर्म को छोड़कर चला गया तो बचे हुए साझेदार A और C, ठीक है, ये जिस अनुपात में अपने लाभ और हानि को भविष्य में बांटेंगे उसी अनुपात को नया लाभ हानि अनुपात कहेंगे। बात क्लियर है? यही एक मतलब है। और यहां पर इसी चीज को इस तरह से लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के बाद से साझेदारों के द्वारा भविष्य के लाभों को बांटा जाने वाला अनुपात क्या, नया लाभ हानि अनुपात कहलाता है। ठीक बात, यही तो बताया हमने। आपसी विवादों और मतभेदों से बचाव हेतु शेष साझेदार नए लाभ हानि अनुपात का आगणन करते हैं, यानी गणना करते हैं। बात समझे? तो आपस में विवाद ना हो इसलिए नया जो पुराने हुए साझेदार, मतलब बचे हुए साझेदार से साझेदार, वो क्या करते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक बात, तो नया अनुपात समझ में आ गया। चलो भाई, अब अगला क्या है, अगला हमारा जो है लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो समझते हैं। देखिए ये गेनिंग रेशियो आपने जो है पुनर्गठन के पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। फॉर्मूला वही है, सेम टू सेम। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है GNO, इसका शॉर्टकट ट्रिक है, यानी गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड।
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना बात। इस तरीके से हमारा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है। क्लियर बात, गेन मतलब नो, है ना बात। ये ट्रिक हमने बताया था आपको उस वाले चैप्टर में। तो यहां पर क्या है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार, क्या होता है गेनिंग रेशियो, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को जिस अनुपात में शेष साझेदार द्वारा प्राप्त करते हैं उसे ही लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 3 साझेदार हैं ए बी सी, ठीक है। इनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात इस तरह से था 3:2:1, ठीक है। और बी फर्म को छोड़ करके चला गया, तो बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा जो है, बात समझे, बी का हिस्सा अगर देखा जाए तो वो है 2 में, सबको जोड़ करके 3 2 5 1 6, यानी 2/6। अब इस 2/6 हिस्से को ये बचे हुए साझेदार कौन, ए और सी, ठीक है, ए और सी, ए और सी, ये जिस अनुपात में इस हिस्से को लेंगे, यही अनुपात, लेने वाला अनुपात जिस अनुपात में लेंगे उसी को हम लोग गेनिंग रेशियो कहते हैं। यही बात यहां पे बता रहा है कि गेनिंग रेशियो क्या, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को जिस अनुपात में शेष साझेदार प्राप्त करते हैं उसे ही क्या करते हैं, उसे ही लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं, यानी गेनिंग रेशियो कहते हैं। ठीक बात क्लियर है। आगे क्या बता रहा है, शेष साझेदारों के नए लाभ हानि अनुपात में से पुराने लाभ हानि अनुपात को घटाने पर बचा हुआ शेष अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला कोई कहानी की तरह लिख दिया। और यहां पर हमने फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ, क्या है, लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया लाभ हानि अनुपात माइनस पुराना लाभ हानि अनुपात। तो ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, एक ही तरह की परिभाषा है, आपने शुरुआत से पढ़ते आए हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली लेके चलिएगा तो ऑटोमेटिकली सारी बातें समझ में आएगी। अवकाश ग्रहण हो रहा है तो लाभ प्राप्ति कैसे होगा, क्यों होगा, सारी बातें आपको एकदम प्रैक्टिकली समझते चलना है। ठीक है, चलो भाई, तो नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग जब ये जान गए तो अब हम लोग गणना करना सीखेंगे। तो यहां पर भी गणना करने के ऊपर केसेस हैं, जैसे हम लोग एडमिशन में केस देखा था ना, केस 1 2 3 4 5, उसी तरह यहां पर भी केस है। तो सबसे पहला अगर हम लोग गणना करने की बात करें तो नया अनुपात लाभ प्राप्त, नया अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना, दोनों की गणना, नया अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात। और आपको पता है, आपको क्या पता है कि भाई हमें मेन न्यू रेशियो निकालना रहता है। ठीक है, मेन हम लोग को न्यू रेशियो निकालना रहता है। ये अगर निकल गया तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो पहले ही से दिया रहेगा, है ना बात। क्वेश्चन में क्या होता है, ओल्ड रेशियो पहले ही से दिया रहता है। तो फिर हमारा गेनिंग रेशियो हमें पता है कि गेनिंग रेशियो बराबर, है ना बात। फिर हम लोग को गेनिंग रेशियो पता है भाई कि गेनिंग रेशियो क्या होता है, हम लोग को पता है गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना बात, यही होता है। तो अगर हम लोगों ने क्या निकाल लिया, अगर हम लोगों ने न्यू रेशियो निकाल लिया तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो मेन हम लोग का टारगेट होता है न्यू रेशियो निकालना, वो आ गया तो गेनिंग रेशियो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला पे हम लोग रख देंगे। तो पहला केस इसमें क्या है, तो सबसे फर्स्ट केस बोलता है जब शेष साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात ना दिया हो, यानी आपका केवल पुराना अनुपात दिया रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं दिया है, तो कैसे निकलेगा। अरे यार, ये तो बड़ा कठिन लगेगा कि केवल अनुपात पुराना दिया रहेगा और बाकी कुछ नहीं दिया है, तो फिर कैसे निकलेगा। तो यही सबसे आसान है और यही पहला केस ही 90% क्वेश्चन में आता है। 90% 80% क्वेश्चन में यही वाला केस का क्वेश्चन होता है। अब बहुत सबसे आसान यही है। क्या होगा देखिए, तो देखिए इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल का सहायता लेते हैं, एग्जांपल के जरिए क्वेश्चन को समझते हैं कैसे रहेगा। तो लिखा है ए बी सी क्रमशः 5:3:2 के निष्पत्ति पे लिखा है। ठीक है, निष्पत्ति होगा यहाँ पे, निष्पत्ति में लाभों और हानियों को बांटते हुए एक फर्म में साझेदार है। मतलब कहने का सेंस क्या है, इतना शुद्ध हिंदी लिख देता है कभी कोई दिक्कत हो जाता है। कहने का सेंस ये है कि ए है, बी है और सी है, और इनका जो है 5:3:2, इस अनुपात में ये लोग जो है पहले से लाभ हानि बांटते हुए साझेदार थे। तो ये ओल्ड रेशियो हो गया। ठीक है, नया लाभ हानि अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात को निकालिए यदि आपको जो है दो चीजें निकालना है। क्या क्या निकालना है, एक आपको जो है न्यू रेशियो निकालना है और दूसरा आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, कब, यदि 3 कंडीशन, यदि बोल रहा है पहला ए अवकाश ग्रहण करता है, फिर बोला बी अवकाश ग्रहण करता है और फिर बोला सी अवकाश ग्रहण करता है, तो हम पहला कंडीशन बताते हैं ए का, बी और सी अपने से आप लोग करेंगे। ठीक है, तो यदि ए अवकाश ग्रहण करेगा तो कैसे होगा, तो देखिए सिंपल सी बात है, तो न्यू रेशियो हो जाएगा पहले कंडीशन का, यदि ए अवकाश ग्रहण करे। ठीक है, ए अवकाश ग्रहण करे या करता है। अगर ए अवकाश ग्रहण करता है तो सिंपल सी बात है, जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका रेशियो हटा दें, बचा हुआ रेशियो ही न्यू रेशियो होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, तो न्यू रेशियो हो जाएगा आपका 3:2। बहुत आसान, बस यही न्यू रेशियो है, कुछ नहीं करना है। जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको हटा दें, कौन बचा, बी और सी। क्या अनुपात हुआ, 3:2। यही आपका जो है क्या हो गया, यही आपका नया अनुपात हो गया। बात क्लियर है, समझ में आया। और फिर इसी अनुपात को और इस अनुपात को लेकर के हम लोग
गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे फॉर्मूला पर। तो आप लोग गेनिंग रेशियो भी निकालिएगा, और गेनिंग रेशियो कितना आएगा तो निकाल के देख ले, देखा जाए। तो हम इसमें आपको ट्रिक बताएंगे, लेकिन पहले आपको निकाल करके दिखा दें। चलो भाई, तो अगर हम लोग गेनिंग रेशियो निकालें, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हमारे क्वेश्चन में हमें दोनों पता है, हम लिख देते हैं यहां पर। ओल्ड रेशियो हमारे क्वेश्चन में 5:3:2। ठीक है, न्यू रेशियो हमारे क्वेश्चन में है 3:2। ठीक बात। चलो भाई, गेन कौन करेगा, जो बचे हुए साझेदार वही गेन करेंगे, यानी बी और सी। तो सबसे पहले बी का देख लेते हैं। तो बी का हमारा कितना हो जाएगा, बी का हमारा न्यू रेशियो कितना है, तो बी का न्यू रेशियो 3/5, यही न्यू है ना, 3/5। देखिए ये बी और सी है, ये बी और सी है, और ये ए बी सी है। ठीक बात। तो 3/5 हो गया। फिर उसके बाद उसका जो ओल्ड रेशियो कितना है, तो बी का ओल्ड रेशियो है 3 में सबको जोड़ करके 5 3 8 2 10, यानी 3/10। ठीक बात। इसी तरह सी का देख लीजिए, सी का हमारा न्यू रेशियो है 2/5 और ओल्ड रेशियो है 2/10। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 5 और 10 का एलसीएम भाई 10 ही होगा। 5 के टेबल में 10 2 बार में आकर 2 का 3 में गुणा करें तो 2 3 6, माइनस 10 के टेबल में 10 एक बार में, 1 का 3 में गुणा किया जाए तो 3, यानी 3/10। ये हमारा कौन है, ये बी का हमारा गेनिंग आ गया। ठीक, अब सी का देख लीजिए, तो सी का देखा जाए तो इसी तरह 5 और 10 का एलसीएम 10 हो गया। 5 के टेबल में 10 2 बार में, 2 का 2 में गुणा किया 4, माइनस 10 के टेबल में 10 एक बार में, 1 का 2 में गुणा किया तो 2, यानी ये हो गया 2/10। ठीक है, सी का आया 2/10। तो हमारा गेनिंग रेशियो कितना हुआ, तो इस हिसाब से हमारा गेनिंग रेशियो निकल गया 3:2, क्योंकि दोनों के नीचे 10 है ना, तो 3:2। तो पिछले एडमिशन में जैसे फर्स्ट केस का एक ट्रिक था, क्या फर्स्ट केस का ये ट्रिक था कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो ओल्ड रेशियो के बराबर था पिछले वाले में एडमिशन में। यहां रिटायरमेंट में याद रखिएगा फर्स्ट केस का जो ट्रिक है वो क्या है, फर्स्ट केस में आपका ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि जो आपका न्यू रेशियो आएगा, ठीक है, वही आपका गेनिंग रेशियो आएगा। केवल फर्स्ट केस की बात हो रहा है, यानी कि सभी केस में आप सोचेगा जो न्यू रेशियो आएगा वही क्या होगा, वही हमारा गेनिंग रेशियो भी आएगा। और यहां पर देख लीजिए न्यू रेशियो 3:2 था ना, यहां देख लीजिए आपने निकाला गेनिंग रेशियो भी 3:2 आया, सेम टू सेम आएगा। क्लियर है। तो ये हुआ फर्स्ट केस कंप्लीट। आप सभी बच्चों का होमवर्क ये है कि भाई आप लोग जो है ये वाला केस और ये वाला केस का अपने से निकालिएगा, बी और सी का खुद से निकालिएगा, और देखिएगा आंसर आ रहा है कि नहीं सही तरीके से। ठीक बात, क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो अगला केस है वो है जब शेष साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात दिया हो। अब तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना, शेष साझेदार का नया लाभ हानि अनुपात दिया रहेगा, यानी आपको क्या निकालना होगा, ऐसे कंडीशन है आपको केवल गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो क्या होने वाला है, क्वेश्चन पढ़िए कैसे पहचानेंगे भाई। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि के एम और एस 3 साझेदार हैं जिनका अनुपात 4:3:2 के अनुपात में लाभ और हानियों को बांटते हैं। तो 3 साझेदार के एम और एस, ठीक है, तो हमारा जो है इनका अनुपात है 4:3:2। तो ये कौन सा रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर बता रहा है कि ए अवकाश ग्रहण करता है और एम और एस भविष्य के लाभों और हानियों को 5:3 के अनुपात में बांटेंगे। फिर इसके बाद पता चला न्यू रेशियो भी, ठीक है, न्यू रेशियो पता चला किसके लिए, एम और एस। ए लिख दिया यहाँ पे, सॉरी ए नहीं होगा, यहाँ पे के होगा। ठीक है, यहाँ पर के होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, के अवकाश ग्रहण करता है और एम और एस भविष्य के लाभों और हानियों को 5:3 में बांटते हैं। तो एम और एस कैसे अनुपात में बांटते हैं, 5:3 में बांटते हैं। तो ये इनका न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है नया अनुपात दिया तो केवल लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना है। तो हमें जो है निकालना होगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो हम लोग का क्वेश्चन मार्क है, तो यही लिखा है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। कर लेंगे कि नहीं, इसी तरह तो गेनिंग रेशियो निकलेगा जैसे यहाँ पे आपने निकाला इस फॉर्मूला पे। बस आपका न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दिया है, फटाक से गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी आपका होमवर्क है, सबको समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा बोला है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा शेष साझेदार निर्धारित अनुपात में लेते हो। अब बता रहा है कि अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसका हिस्सा जो है शेष साझेदार ले रहे हैं उसका एक अनुपात दिया हो, तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे हमारा क्वेश्चन पहचानेंगे, लिखा है ए बी सी 5:3:2 के अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हुए साझेदार हैं। 3 साझेदार ए बी सी, अनुपात दिया है 5:3:2। इस अनुपात में इनका लाभ हानि बढ़ रहा था, ये ओल्ड रेशियो है। ठीक है, बी अवकाश ग्रहण करता है। हमें पता चल गया कौन रिटायर हो रहा है भैया, तो बी जो है वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, बी रिटायर हो रहा है। ठीक बात। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि आपका उसका ए और सी के द्वारा 2:1 के अनुपात में
उसका हिस्सा होगा, ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर उसका हिस्सा, ये छूट गया, यहां पर हिस्सा वर्ड होगा, उसका हिस्सा ए और सी के द्वारा 2:1 में ले लिया जाता है। मतलब क्या है, बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा ये है, यानी बी का हिस्सा 3/10 है ना बात। इस 3/10 को ए और सी, बचे हुए साझेदार यानी ए और सी ले रहे हैं 2:1 में, यानी इस 3/10 को ए ले रहा है और सी ले रहा है, और वो सब कैसे ले रहे हैं, तो ए और सी ले रहे हैं 2:1 के अनुपात में, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, 2:1 के अनुपात में ले रहे हैं। तो नए लाभ विभाजन अनुपात की क्या करना है, गणना करना है, और लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करना है। तो देखिए इसमें लाभ प्राप्ति अनुपात सीधे सीधे दिया हुआ है। लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होता है कि शेष साझेदार रिटायरिंग पार्टनर का यानी निवृत्त साझेदार के हिस्से को जिस अनुपात में लेते हैं उसी अनुपात को लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। यहां पर साफ साफ बता रहे हैं कि रिटायरिंग पार्टनर यानी बी का हिस्सा ए और सी 2:1 में ले रहे हैं, तो यही 2:1 क्या है, यही 2:1 आपका गेनिंग रेशियो है। तो इसमें गेनिंग रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं क्योंकि दिया हुआ है, आप निकाल भी लीजिएगा तब भी यही आएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब देखना यह है कि हमारा सबसे पहले हमें यह निकालना होगा कि ए और सी बी का हिस्सा किस तरह से ले रहे हैं, ठीक है। तो ए और सी द्वारा लिया गया कुल हिस्सा, ठीक है, या लिया गया हिस्सा, ए और सी द्वारा बी का लिया हिस्सा, बी का लिया हिस्सा, ये हम लोग निकालेंगे, ठीक बात। तो क्या हो रहा है भाई, कैसे ले रहा है, तो देखिए ए जो है वो कितना ले रहा है, बी का हिस्सा था 3/10, कितना था, बी का हिस्सा 3/10 था, देख लीजिए बी का हिस्सा 3/10, और वो कैसे ले रहा है, तो ए और सी दोनों के दोनों ले रहे हैं 2:1 में, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे अनुपात पता है, तो 3/10 का ए कितना ले रहा है, 2/3 है ना बात, जोड़ करके, और सी कितना ले रहा है, सी भी 3/10 का ले रहा है 1/3। अब 3 आपस में दिख रहा है तो साफ साफ काट देंगे हम लोग यहाँ ऐसे, तो ये ले रहा है 2/10 और ये ले रहा है हमारा 1/10, ठीक है। अब जब ये दोनों का पता चल गया कि ए इतना ले रहा है सी इतना ले रहा है, तो फिर क्या करेंगे, ए और सी का कुल हिस्सा निकालेंगे, ए और सी का कुल हिस्सा, ठीक है, कुल नया हिस्सा हम लोग ये निकाल लेंगे। तो ए और सी का कुल नया हिस्सा कितना होगा, तो उनके पुराने हिस्सों में जो ये हिस्सा ले रहे हैं उसे ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ए का जो है पहले कितना हिस्सा था, तो ए का पहले हिस्सा था आपका 5 में, सबको जोड़ दीजिए यानी 5/10, ठीक है। तो 5/10 था, और वो कितना ले रहा है, वो 2/10 ले रहा है, ठीक है, यानी कुल मिला के इसका आप 7/10 हो गया। और सी का इसी तरह देख लीजिए, सी कितना ले रहा है, तो सी जो है पहले ले रहा था 2/10 और अब कितना ले रहा है, ठीक है, उसका हिस्सा पुराना वाला था 2/10 और अब वो कितना ले रहा है, तो अब वो ले रहा है 1/10, यानी जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया 3/10। तो यही इनका नया हिस्सा हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से नया अनुपात कितना हो गया, तो इस हिसाब से नया अनुपात हो गया 7:3, ठीक है। तो ये अगर आपने निकाल लिया तो आप लोग गेनिंग रेशियो फटाक से निकाल लेंगे, और गेनिंग रेशियो निकालेंगे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि गेनिंग रेशियो क्या आएगा, वही आएगा जिस अनुपात में ये ले रहे हैं, यानी 2:1 ही इसका गेनिंग रेशियो आने है, ठीक है, 2:1 ही आएगा। बात क्लियर है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट केस है हमारा चौथा, जिसका है क्या, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा से साझेदार निर्धारित निश्चित भाग में लेते हो। इसका मतलब क्या है कि ये आपका से वाला जैसा केस है उसी टाइप का यहां पर भी है। क्या होने वाला है, ध्यान से समझिए, बोल रहा है क्या, उस वाले इससे पहले वाले केस में एक अनुपात में लिया जा रहा था, ठीक है, निश्चित अनुपात में, जहां पर अनुपात था फिर गुणा करके हम लोग हिस्सा निकाले थे। इस वाले केस में डायरेक्ट वो हिस्सा ही दिया है, दोनों में अंतर समझिएगा, पिछले वाले में अनुपात था तो इसलिए अनुपात का गुणा करके हम लोगों ने हिस्सा निकाला था, और इस वाले केस में डायरेक्ट हिस्सा दिया, यानी डायरेक्ट उसी को हमने जोड़ देना है ना बात, और तुरंत नया हिस्सा आ जाए। तो ये पिछले वाले केस से आसान है। तो कैसा है, क्वेश्चन से समझेंगे बेटर समझ में आएगा। लिखा है XYZ 3:2 के अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हुए साझेदार, यानी 3 साझेदार हो गए, एक हो गया X हो गया, दूसरा हो गया Y, तीसरा हो गया Z। किस तरह से अनुपात बट रहा है, 3:2:1। ये इसका कौन सा रेशियो हो गया, ओल्ड रेशियो, ठीक बात, ओल्ड रेशियो हो गया। फिर बोल रहा है कि Y अवकाश ग्रहण करता है, ठीक है, ये बात हो गया, कौन निकल गया, पता चल गया कि Y निकल जा रहा है, ठीक है। फिर बता रहा है क्या कि X 5/24 हिस्सा Y से प्राप्त करता है, यानी ये जो X है इसमें जो है 5/24 और इसको मिल जा रहा है, किसके थ्रू, Y के हिस्से का, ठीक है। और फिर बता रहा है क्या, और Z 1/8 हिस्सा Y से प्राप्त कर रहा है, यानी Z जो है उसको कितना मिल जा रहा है, 1/8 हिस्सा मिल जा रहा है, किससे, अपना Y से, ठीक है। फिर क्या बता रहा है कि X और Z, ठीक है, X और Z का नया लाभ विभाजन अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात निकालिए। सिंपल सी बात है, यहां पर आप जो है क्या करना है, आप जैसे ही नया अनुपात निकाल लेंगे तो आपको पता ही है ये आपको निकालना है, और दूसरा जो है लाभ प्राप्ति अनुपात ये निकालना है। तो हमें मुख्य रूप से यही निकालना है, क्योंकि ये निकल जाएगा तो आपको ये निकालने आता ही है, फॉर्मूला पे रखकर फटाक से गेनिंग रेशियो निकल जाएगा,
है कि नहीं बात। तो इसको आप लोग निकालेंगे तो नया अनुपात कैसे निकलेगा, जो पिछले केस में था, तीसरे केस में, उसमें अनुपात दिया था तो हम लोग मल्टीप्लाई करके काम कर रहे थे, है ना बात। यहां पर डायरेक्ट वो हिस्सा ही दिया है, तो सॉल्यूशन इसका देखिए आराम से चीजें क्लियर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन की अगर बात किया जाए तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है कि एक्स और जेड, ठीक है, एक्स और जेड का कुल नया हिस्सा निकालना है। क्या करना है, कुल नया हिस्सा डायरेक्ट निकाल लेना है, ठीक है। जो ये काम हम लोग गुणा करने के बाद किए थे, यहां पर वो काम हम लोग को डायरेक्ट करना है। कुल नया हिस्सा कितना हो जाएगा भाई, तो देखिए x का जो पुराना हिस्सा था वो कितना था, तो x का हमारा पुराना हिस्सा था 3/6, तीनों जोड़ देंगे तो 3/6, x का पुराना हिस्सा 3/6, और x को नया कितना प्राप्त हो गया, तो x को नया प्राप्त हो गया 5/24, ठीक है बात। तो x को 5/24 प्राप्त हो गया, ये नया वाला। अब इसी तरह z का देखा जाए तो z का पुराना हिस्सा था 1/6, और इसे नया कितना प्राप्त हो गया, तो इसे नया प्राप्त हो गया 1/8, ठीक है, ये बात हो गया। तो इसे हम लोग का 1/8 प्राप्त हुआ। अब इसी को जो है सॉल्यूशन कर लेंगे, तो 6 और 24 का एलसीएम होता है 6 चौके 24, ठीक है, 24 आएगा। तो 6 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 4 बार में, 4 का 3 में गुणा किया जाए तो 4 3 12। 24 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, एक बार में, 1 का 5 में गुणा किया जाए तो 5, तो 12 5 17, 17/24 ये हमारा x का नया हिस्सा हो गया। z का देखा जाए तो z 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या होगा, यहां पर भी 24 हो जाएगा, ठीक बात। 6 के टेबल में 24 आता है 4 बार में, 4 का 1 में गुणा किया जाए तो 4 हो गया। 8 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 24 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 3 का 1 में गुणा किया जाए तो 3, यानी ये कितना हो गया 7/24। अब दोनों के नीचे 24 है, तो यही हमारा नया अनुपात बन गया, ठीक है। तो नया अनुपात हमारा कितना हो गया, 17, बात समझे, 17:7 ये हो गया। और जैसे ही नया अनुपात आ गया आप लोग क्या करेंगे, त्याग अनुपात निकाल लेंगे। तो त्याग अनुपात आपका होमवर्क है, समझ में आया बात अच्छे से। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग का एक और केस, आखिरी केस, इसमें क्या है, इसमें हम लोग का लिखा है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का पूरा हिस्सा केवल एक साझेदार लेता हो। तो ये तो और भी इजी हो गया, है ना बात। इसमें बहुत ज्यादा टफ कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिकली चीजों को समझना है। बोल क्या आ रहा है कि पूरा हिस्सा केवल एक आदमी मिलेगा, तो जो साझेदार छोड़कर जाएगा उसके पूरे हिस्सों को जो ले रहा है उसमें जोड़ दीजिए, बात खत्म, है ना बात। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल में क्या लिखा है कि ए बी सी जो है 2:1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। 3 साझेदार होंगे ए बी सी, 2:1, ये अनुपात हो गया ओल्ड रेशियो, ठीक बात। फिर इसके बाद बोल रहा है कि बी अवकाश ग्रहण करता है और उसका पूरा हिस्सा सी के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। बी जो है, बी आपका अवकाश ग्रहण कर रहा है और इसका पूरा हिस्सा यानी ये पूरा का पूरा कितना, 2/5, ठीक है। 2/5 पूरा का पूरा हिस्सा कौन ले रहा है, सी ले रहा है। तो ये 2/5 क्या होगा, सी में जुड़ जाएगा, बस यही बात है ना बात। लिया जाता है तो नया लाभ विभाजन अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात की याद कीजिए। तो लाभ प्राप्ति अनुपात क्या निकालना है भाई, पूरा का पूरा जो अनुपात हो रहा है 2/5 ये सी को मिला है, तो सी का 2/5 ही लाभ प्राप्ति अनुपात हो जाएगा, क्लियर बात। और नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात भी बड़ी सिंपल सी बात है, हमें डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट सी में जोड़ देना है। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन अगर हम लोग बात करें तो कैसे होगा भाई, इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो हम लोग का होगा सी का कुल नया हिस्सा, सी का कुल नया हिस्सा हम लोग पहले निकाल लेंगे भाई, क्योंकि अकेला सी ले रहा है तो उसमें जोड़ देंगे उसके हिस्से को। तो देखिए सी के पास पहले कितना था, सी के पास पहले 1/5 था, है ना बात। सी का पुराना कितना था, तो सी का पुराना था 1/5, 1 और सबको जोड़ के 1/5, और फिर उसे बी का भी हिस्सा मिल गया, बी का उसको कितना हिस्सा मिल गया, 2/5 मिल गया, जोड़ दिया तो कितना हो गया, तो जोड़ दिया तो यहां पर 3/5 आ गया, ये सी का हो गया। तो इस हिसाब से अब नया अनुपात कितना बनेगा, तो अब नया अनुपात बनेगा ये बात कि भाई हमारा जो ए है, ठीक है, हमारा जो ए है उसका 2/5 था और जो यहां पर सी है उसका 3/5 है, यानी इस हिसाब से कितना हो गया, इस हिसाब से 2:3, ये हमारा जो है नया अनुपात हो गया, है ना बात, क्लियर है। नया अनुपात आ गया। त्याग अनुपात क्या है, त्याग अनुपात सीधे, सॉरी प्राप्ति अनुपात, तो प्राप्ति अनुपात तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, प्राप्ति अनुपात जो है सी के लिए आएगा, कितना आएगा, जो उसको प्राप्त हो रहा है, सी के लिए प्राप्ति अनुपात हो गया 2/5, यही हमारा प्राप्ति अनुपात हो गया, ठीक, ये हमारा प्राप्ति अनुपात हो गया, बात क्लियर है। तो ये पांचों हमारा अनुपात निकालने का इसमें क्वेश्चन होगा, बाकी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, आपको बस प्रैक्टिकली समझ लेना, काम हो जाने वाला है, ठीक बात। अब बात करते हैं ख्याति का लेखांकन, जो हमारा लेखांकन की दूसरी समस्या है। पहली समस्या अनुपात निकालना, दूसरी समस्या ख्याति का लेखांकन। और ख्याति का लेखांकन बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिक वही है जो फर्स्ट चैप्टर में हमने समझा था, क्या कि जो भी व्यक्ति गेन करता है यानी जिसे लाभ में प्राप्ति होता है वो ख्याति क्या करता है, अगर लाभ प्राप्त करेगा तो ख्याति देगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ख्याति देगा, है ना बात, ख्याति देगा, ये बात पता है। और हमने बताया कि जो भी व्यक्ति त्याग करता है, सेक्रीफाइस करता है, यानी अपने लाभ का हिस्सा छोड़ता है, उसे क्या होता है, उसे ख्याति मिलता है।
तो वहां ये क्या करता है, ये ख्याति प्राप्त करता है, ये हमने बताया, ठीक बात, ये बात हमने आपको बताया था, है ना बात। तो जब ख्याति प्राप्त होता है तो क्या होता है, तो होता है पूंजी में वृद्धि। ख्याति अगर प्राप्त होता है तो पूंजी बढ़ता है, और पूंजी बढ़ता है इसीलिए पूंजी खाता क्या होता है, इसी वजह से पूंजी खाता होता है क्रेडिट, है ना बात, क्योंकि बढ़ता है पूंजी खा शेष होता है क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, ये बात हमने समझाया था। और इसी तरह जो व्यक्ति ख्याति देगा उसका क्या होगा, उसका हो जाएगा पूंजी कम, और पूंजी कम होगा तो जाहिर सी बात है पूंजी का शेष होता है क्रेडिट, कम होगा तो वो हो जाएगा डेबिट, ठीक है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। अब यही लॉजिक यहां पे लगाइए, मूल्यांकित ख्याति के लिए इसी तरह लिखा होगा। ख्याति का लेखा दो आधार पे होता है, एक होता है मूल्यांकित ख्याति का लेखांकन और दूसरा होता है बहियों की ख्याति का लेखांकन। बहियों की ख्याति कौन सा, जो आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिया होता है उसे जो अपलिखित किया जाता है, उन दो का। तो मूल्यांकित ख्याति का लेखांकन यानी मूल्यांकित ख्याति कौन सा ख्याति, ये ख्याति वो ख्याति है जो आपका कहां पे मिलता है, जो आपका एडजस्टमेंट में मिलता है, जो आपका एडजस्टमेंट के अंदर दिया रहता है वो ख्याति हमारा मूल्यांकित ख्याति है, ठीक है। बात समझे, क्वेश्चन के नीचे जो पॉइंट्स होता है उसके अंदर जो ख्याति दिया रहता है वो, तो उसके लिए कैसे होगा तो होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही बेस है ना बात। अब इस बेस के हिसाब से आप बताइए कि जब रिटायरिंग होगा, कोई साझेदार फर्म छोड़कर जा रहा है तो त्याग कौन कर रहा है, अपने हिस्से का कौन कर रहा है भाई, जाहिर सी बात है जो व्यक्ति फर्म छोड़कर जा रहा है वही ना त्याग कर रहा है। तो त्याग करने वाला व्यक्ति कौन है, जो रिटायरिंग पार्टनर है ना बात, जो रिटायरिंग पार्टनर है वही क्या कर रहा है, वही आपका त्याग कर रहा है। समझ में आ रहा है बात, बात क्लियर है, क्योंकि वही ना अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है। और प्राप्त कौन कर रहा है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो शेष साझेदार है, जिसको कंटिन्यूइंग पार्टनर भी कहते हैं, ठीक बात। तो वो साझेदार कौन है, वो साझेदार हमारे प्राप्त करने वाले हैं, है ना बात, क्लियर है। तो इस हिसाब से हमारा क्या जनरल एंट्री बनेगा, इस हिसाब से हमारा जनरल एंट्री जो बनेगा वो बनेगा क्या, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो साझेदार शेष हैं उन्हें ही ख्याति देना रहता है, ठीक है। जो भैया जो बचे वही तो ख्याति देंगे, जो जा रहा है वही तो ख्याति ले जाएगा, उसी को ख्याति मिलेगा। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू में क्या हो जाएगा, टू में हो जाएगा आपका रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो साझेदार छोड़ करके जा रहा है, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है, बहुत आसान लॉजिक है, आपको बस ये वाला लॉजिक याद रखा तो सब अपने आप समझ में आएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमारा लेखा हो जाएगा। तो अक्सर ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति का हिस्सा किस रेशियो में दिया जाता है, तो उसे जो है उसके पुराने अनुपात में तो दिया जाता है, ठीक है। यहां पर जो ख्याति जाएगा हिज शेयर इन गुडविल, उसका गुडविल में जो हिस्सा होगा बस वही उसको ख्याति दिया जाएगा। लेकिन इस गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर्स किस रेशियो में बांट करके देंगे, तो इस हिस्से को रिमेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में बांट करके देंगे। बात समझे, क्योंकि गेनिंग पार्टनर के अकॉर्डिंग ही ये बात होता है, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो में बांट करके ये ख्याति हो जाएगा। तो ये बात क्लियर है। अब इसी तरह हमारा इसको हम लोग एग्जांपल से भी समझा जाएगा, ठीक बात। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपना कि हमारा जो अगली ख्याति है कौन सी, बहियों में प्रदर्शित ख्याति, दूसरा, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात कर ले किसका, बहियों में प्रदर्शित ख्याति के लिए, तो सिंपल सी बात है, जो भी बहियों में प्रदर्शित ख्याति होगा इसके लिए आपको क्या बोलेंगे, ये ख्याति कौन सा है, ये आर्थिक चिट्ठा में होता है और किस साइड होता है, आपको पता है कि संपत्ति पक्ष की ओर रहता है ना बात। तो संपत्ति पक्ष की ओर रहता है और इसे हम लोग को करना होता है राइट ऑफ। अब जाहिर सी बात है संपत्ति पक्ष में ख्याति है तो इस ख्याति का बैलेंस क्या होगा, इस ख्याति का बैलेंस होगा डेबिट, है ना बात, इस ख्याति का बैलेंस होगा डेबिट। और डेबिट को राइट ऑफ जब करेंगे तो क्या करना होगा, डेबिट को जब भी राइट ऑफ करेंगे तो हो जाएगा क्रेडिट, जो आप लोग सीखते आ रहे हैं। इसका पुनर्गठन का पहला चैप्टर में भी आपने बहियों में प्रदर्शित ख्याति सीखा, एडमिशन में भी सीखा, तो यहां पर भी आपका वही होगा, बस क्या होना है, पुराने अनुपात में, क्योंकि ये ख्याति पुरानी है तो पुराने अनुपात में बांट करके खत्म होगा। तो जो भी साझेदार होंगे वो सब होंगे डेबिट और इसको खरीदेंगे क्रेडिट, ये हो जाएगा अप्लीकेट। तो कौन कौन साझेदार पुराने रहेंगे, क्योंकि रिटायरिंग है तो जो साझेदार हैं सारे के सारे साझेदार वही तो पुराने होंगे। तो यहां पर एंट्री बस इतना ही बदलेगा, क्या हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे एडमिशन में क्या था, ओल्ड पार्टनर था, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स, ठीक है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। वहां पर ओल्ड पार्टनर इसलिए था क्योंकि नया साझेदार अभी आया तो उसको ख्याति में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहाँ पे साझेदार छोड़ के जा रहा है ना तो वही तो पुराना है, सब मिल करके पुराना है, इसलिए ऑल पार्टनर्स हो जाएगा, ठीक है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल हो जाएगा। और किस रेशियो में ये बटेगा, तो भाई पुरानी ख्याति है तो पुराने अनुपात में बटेगा, ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड रेशियो में बांट करके अप्लीकेट कर देंगे। बात क्लियर है, समझ में आया। और सेम इसी तरह आपका ख्याति के बाद संचय वगैरह, ठीक है,
संचय, अवितरित लाभ आदि का समायोजन भी सेम टू सेम होगा जैसा आपने एडमिशन में पढ़ा, सेम टू सेम। बस अंतर क्या है, बस अंतर यही है कि आपका ओल्ड रेशियो में ये जाता ही है, आपको पता ही है ओल्ड रेशियो में जाता है, और इसके साथ साथ क्या होगा, यहां पर ऑल पार्टनर हो जाएगा। ऑल पार्टनर इसलिए क्योंकि यहां पर पुराने साझेदार कौन है, सब साझेदार मिलकर के पुराने साझेदार हैं। एडमिशन में क्या था, ओल्ड पार्टनर ही केवल जाते थे क्योंकि नया वाला अभी आ रहा है, उसको इसमें हिस्सा नहीं देना था, लेकिन यहां पे सब हो जाएंगे, ठीक बात। और इसी तरह आपका कृत्रिम संपत्ति में भी, कृत्रिम संपत्तियों के लिए भी आपका सेम बात होगा, ठीक है। कृत्रिम संपत्तियों के लिए भी सेम टू सेम होगा। मतलब क्या है आपका, मतलब यही है कि आपका यहां पर भी ओल्ड रेशियो में बटेगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, किस साझेदार के लिए, तो केवल और केवल कौन सा साझेदार, तो यहां पर हो जाएंगे ऑल पार्टनर्स, सारे साझेदार मिलकर के इसको अप्लीकेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब है पुराने। समझ में आ रहा है, बात क्लियर है। अब ये सारी चीजों को देखने के बाद आपका बात आता है पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता भी सेम टू सेम जैसा था वैसा, सारे लॉजिक सेम है। पहला चैप्टर अगर आपने क्लियर कर लिया तो सभी लॉजिक सेम टू सेम होने वाले हैं। अब इसके बाद देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता। अब पुनर्मूल्यांकन खाता भी सेम टू सेम है, सब कुछ एकदम डिट्टो सेम टू सेम चलने वाला लॉजिक, जैसा आपने एडमिशन में पढ़ा, जैसा उसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा, वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे होंगे सेम टू सेम। जनरल एंट्री वैसे ही बनेगा, अकाउंट्स भी वैसे मेंटेन होगा, सारी चीज सेम होगा। आपको क्या पता है इसके प्रॉफिट या लॉस को किस रेशियो में बांटना है, इसके प्रॉफिट और लॉस को भी हम लोग को ओल्ड रेशियो में बांटना है। और जब भी ओल्ड रेशियो की बात होगा तो यहां पर क्या होगा, ऑल पार्टनर्स में बटेगा। जबकि एडमिशन में क्या था, एडमिशन में बता था किसमें, केवल ओल्ड पार्टनर में, क्योंकि वहां पर पुराना अनुपात केवल पुराने लोगों का था। तो बातें सेम टू सेम होने वाला है, इसलिए इन सब पे ज्यादा समय नहीं गवाना है। फिर इसके बाद आपको यह देखना है पूंजी का समायोजन। तो पूंजी का समायोजन इसमें कैसे होगा, तो इसमें पूंजी का समायोजन का मतलब भी यही होगा कि जो भी साझेदार आपके रिमेनिंग वाले होंगे, जो भी रिमेनिंग साझेदार होंगे, वो क्या कहेंगे, वो सोचेंगे कि भाई ऐसा है कि हम लोग का पूरा फर्म नया हो रहा है ना बात, हम लोग का पूरा फर्म नया हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग अपनी पूंजी को भी, है ना बात, हमारी पास जो पूंजी है उस पूंजी को भी हम लोग क्या कर लें, उस पूंजी को भी नया कर लें। तो उस पूंजी को नया करने के लिए भी क्या करते हैं, अपनी ओवरऑल जो टोटल कैपिटल होगी, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को न्यू रेशियो में ला देते हैं, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को क्या करते हैं, न्यू रेशियो में हम लोग ला देते हैं। बात क्लियर है, समझ में आया, न्यू रेशियो के अंदर ला देते हैं। तो ये काम हमारा होता है ना बात, यही हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट होता है। लेकिन ऐसे बातें क्लियर नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, इसीलिए हम एक एग्जांपल से जरिए आपको पूरा बात समझाने वाले हैं। और एग्जांपल में भी आपको यह बात ध्यान देना है कि जो भी एग्जांपल हम यहां पर रख रहे हैं, इसमें आपको सबसे बड़ी बात कि आप सभी बच्चे जो हैं इसमें पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने आप लोग को आता ही आता है। तो मुख्य रूप से बदलता क्या है, पार्टनर्स कैपिटल बदलता है और वही फंसता है। तो हम इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल बताएंगे, बाकी पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट आप खुद करेंगे और बैलेंस शीट भी आप खुद से बनाएंगे। जो भी लॉजिक होगा हम आपको समझा देंगे, ठीक है। बात समझिए, यहां पर क्वेश्चन क्या है, बोला है कि XYZ का आर्थिक चिट्ठा जो लाभों और हानियों को 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं निम्नलिखित है, ठीक है। तो ये 4:3:2 कौन सा रेशियो है, पुराना अनुपात है, ठीक है। तो पुराना अनुपात हमारे पास पता चल गया। फिर बता रहा है पूंजी और दायित्व में हमारे पास विविध लेनदार है 7,800 का है, ठीक है। सामान्य संचय है 1,800 और सामान्य संचय क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो इसे बांट करके आप लिखित करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, कहा जाएगा, क्रेडिट में जाता है, ठीक बात। फिर इसके बाद पूंजी की बात किया जाए तो हमारे पास एक्स की पूंजी 19,000 है, वाई की पूंजी 14,000 और जेड की पूंजी 12,000 है। ये इन सब की पूंजी है। ओवरऑल सब पूंजी मिलाकर हमारा टोटल पूंजी हो गया 45,000। ये सब कैपिटल के बैलेंस हो जाते हैं। फिर उसके बाद एसेट्स में हमारा बैंक में रोकड़ है 6300 यानी 6,300। तो याद रखिएगा, अगर कैश और बैंक से रिलेटेड जब भी हमें लेखा करना पड़ेगा तो उसे हम लोग बैंक नाम से करेंगे एंट्री, बाई बैंक या टू बैंक करके। आप जो है कैश नाम से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बैंक में रोकड़ है। फिर देनदार आपके पास जो है 6,000 का था, उसमें से जो है प्रावधान हो गया 300 का यानी 5,700 का हमारा देनदार बचा। रहतिया हमारे पास 7,000 का है, प्लांट और मशीनरी 10,500 का और भवन हमारा 25,000 का। ये सब सामान्य संपत्ति है, यानी ये पार्टनर्स कैपिटल में जाने वाला नहीं चीज है। केवल कृत्रिम संपत्तियां आपका पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, ठीक बात। ये सारी चीजें। अब एडजस्टमेंट के लिए क्या क्या चीजें दिया है तो देखिए, वाई निम्नलिखित शर्तों पर अवकाश ग्रहण करता है। कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है, वाई। पुराना अनुपात क्या है, तो देखिए पुराना अनुपात अगर हम लोग देखा जाए तो यहां पर हमारा पुराना अनुपात दिया है 4:3:2, ठीक है। 4:3:2 हमारा पुराना अनुपात है ना बात। और इसमें से जो है XYZ का हो गया। अब इसमें से Y जो है अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, Y अगर अवकाश ग्रहण कर रहा है तो X और Z का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है या कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिया है तो न्यू रेशियो क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखा जाएगा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। दिया होगा तो वो होगा, वरना आपको पता ही है कि फर्स्ट केस हो जाएगा। फर्स्ट केस में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बता रहे हैं पहला एडजस्टमेंट की स्टॉक पर 5% हरास लगाया जाएगा। आपको पता है हरास कैसे जाएगा भाई, क्या जाता है, आपको पता ही ये बात।
ठीक है। उसके बाद क्या है, भवन पर 5% अभिवृद्धि कीजिए, ये सब आपका रिवैल्यूएशन का टॉपिक है। वैधानिक व्यय के लिए 320 रुपए का प्रावधान कीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस देखते हुए। फिर उसके बाद फर्म की ख्याति का मूल्य 14,400 लगाया गया है, लेकिन ख्याति खाता नहीं खोला जाना है। तो ख्याति कौन सा ये ख्याति हो गया, ये 14,400 एडजस्टमेंट में दिया ना, तो एडजस्टमेंट की ख्याति का लेखा होगा, यानी कौन, आपका जो है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अकॉर्डिंग हम लोग का एंट्री बनना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे। फिर उसके बाद एक्स और वाई के जो है, एक्स और जेड के भविष्य के लाभ 5:3 के अनुपात में बांटेंगे, यानी आपका नया रेशियो दे दिया 5:3। जब नया रेशियो 5:3 दिया है तो गेनिंग रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, तो गेनिंग रेशियो अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, यहीं पर हम निकाल देते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स की बात किया जाए, एक्स का हमारा हो जाएगा 5/8 न्यू रेशियो, माइनस ओल्ड रेशियो हो जाएगा 4 3 7 2 9, यानी 4/9। और उसके बाद जेड की बात किया जाए तो जेड का हो जाएगा 3/8 माइनस कितना 2/9, और 9 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 9 8 का कितना एलसीएम होगा, तो 72 हो गया। ठीक है, अब 72 हो गया तो हमारा 8 के टेबल में 72 कितनी बार में आता है, तो 8 9 72 है ना बात, कितनी बार में 8 9 72, यानी 9 बार में, और 9 का 5 में गुणा किया तो 9 पूरे 45। फिर 9 के टेबल में 72 कितनी बार में था, 8 बार में, 8 का अगर 4 में गुणा किया था 8 चौके 32। ठीक है, 45 में से 32 गया तो कितना हो गया हमारा, 8 5 13, 13 बटे में 13 होगा ना, इधर का 8 और उधर का 5, हाँ 13 बटे में 72 ये हमारा हो गया। फिर यहां पर देखा जाए तो 8 9 का एलसीएम यहाँ पर फिर से 72 हो गया, 8 के टेबल में 72 9 बार में, 9 का 3 में किया जाए तो 9 3 27 माइनस 9 के टेबल में जो है 8 बार में, 8 का 2 में किया जाए तो 16। अब यहां से कितना हो जाएगा, 27 में से 16 गया तो कितना हो गया, इधर का 4 उधर का 7, तो 7 4 11, 11 बटे में 72, यानी हमारा गेनिंग रेशियो कितना आ गया, तो गेनिंग रेशियो क्या 13:11, ये हमारा गेनिंग रेशियो आ गया। ठीक है, और इसी गेनिंग रेशियो में हमें ख्याति का लेखा करना है, ख्याति का बंटवारा करना है। जो ख्याति हमारा 14,400 है, इसको उसी हिसाब से हम लोग को करना है। ठीक बात, तो उसमें कैसे होगा, अभी हम लोग जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो वहां पे समझा जाएगा। फिर इसके बाद क्या बोला है कि वाई को 5,000 दिया जाए और शेष उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाए, यानी जो वाई रिटायर हो रहा है ना, उसे केवल 5,000 ऑन द स्पॉट दिया जाएगा, यानी रिटायरिंग के टाइम पे दिया जाएगा, और बाकी जो पैसा बचेगा वो उसका लोन अकाउंट बन जाएगा। हमने बोला था 2 तरीके से पेमेंट होता है, या तो आप उसको पेमेंट कर दो कैश में, या तो उसका लोन बना दो। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कुछ पेमेंट हो रहा है और कुछ उसका लोन बन रहा है। ठीक बात, जितना भी उसका पेमेंट होगा उसमें से 5,000 कैश होगा, बाकी लोन बन जाएगा। फिर बता रहा है नई फर्म की पूंजी 28,000 निर्धारित की जाएगी। अब पूरा जो नया फर्म आएगा यानी एक्स और जेड का, उस पूरे फर्म की पूंजी 28,000 रुपए केवल होगी, है ना बात। और उसमें भी क्या है, और उसमें भी बोल रहा है कि एक्स और जेड नए लाभ विभाजन के अनुपात में अपनी पूंजी को रखेंगे और इसके लिए नगद लाएंगे या निकाल लेंगे, यानी यहां पर क्या है, यहां पर पूंजी का समायोजन भी होना है। ठीक है, यहां पर जो है पूंजी का समायोजन भी होना है, ये भी बात हमें जो है यहां पर पता चल रहा है। ठीक बात, यानी पूरे फर्म की पूंजी को निकाल दिया हुआ है, या तो निकाल लेते हैं, निकालने के लिए हम बताएंगे कैसे निकलेगा। ठीक है, वो हो जाएगा, और फिर क्या करना है, उसे नए अनुपात में बांट करके पूंजी को समायोजित कर देना, यही बात बोल रहा है। ठीक बात, अब बोल रहा है कि लाभ हानि समायोजन खाता, सभी साझेदारों की पूंजी खाता, बैंक खाता और वाई के अवकाश ग्रहण करने के बाद जो है एक्स और जेड का, यहाँ पर जेड होगा, एक्स और जेड का जो है आर्थिक चिट्ठा बनाइए, ये सारी चीजें बनाना है। तो हम आपको पूंजी खाता बताएंगे, बाकी चीजें आप अपना बना लेंगे, वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, सारी लॉजिक लेकिन समझा दिया जाएगा। तो चलिए अब सोचेंगे कि सर पूंजी खाता तो बिना रिवैल्यूएशन के हो नहीं पाएगा, तो रिवैल्यूएशन का आंसर हमारे पास है, हम उस आंसर को लेकर के बना देंगे। ठीक बात, तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं। क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने साझेदार उतना अमाउंट का कॉलम। तो यहां पर कितने साझेदार हैं, यहां पर टोटल हमारे पास 3 साझेदार हैं। ठीक है, तो हम लोग का 3 अमाउंट का कॉलम होगा एक्स वाई जेड के लिए। ठीक बात, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग का फॉर्मेट बनता है। ये जब फॉर्मेट बनेगा तो यहां पर हो गया हमारा डेबिट साइड, ये हो गया पर्टिकुलर्स, यहां पर हो गया एक्स वाई जेड, क्योंकि अमाउंट का कॉलम है इसलिए जो है रुपए का सिंबल भी हो जाएगा। यहां पर भी हो गया पर्टिकुलर्स, फिर एक्स वाई जेड और यहां पर रुपए का सिंबल, और यहां पर हो जाएगा साइड में क्रेडिट। ठीक बात, अब सबसे पहले क्या जाता है, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में इस बात को याद रखिएगा कि सबसे पहले हमारा क्या जाएगा, तो सबसे पहले हमारा पूंजी का शेष जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या जाएगा, पूंजी का शेष जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन के अंदर है। तो क्वेश्चन में हमारा पूंजी कितना दिया भाई, तो हमारा दिया है 10,000, सॉरी 19,000 14,000 और 12,000। ठीक है, 19,000 14,000 12,000, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 19,000 14,000 और 12,000। सबसे पहले आर्थिक चिट्ठा से ही हम लोग चीजों को लाते हैं, आपको पता है मेरा तरीका, लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो आर्थिक चिट्ठा से आ गया, फिर उसके बाद सामान्य संचय 1800 का वो हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, और किस रेशियो में बटेगा,
पुरानी चीजें पुराने अनुपात में, तो 1800 हमारा बढ़ गया, कैसे 1800 बढ़ गया हमारा किस अनुपात में, तो 4:3:2 के अनुपात में, ठीक है। तो 4:3:2 के अनुपात में, यानी 4/9, 3/9 और 2/9, ठीक है। तो 9 से कट गया तो 200, 200 गुणे 4 यानी 4 दूना के 800, फिर 2 तिहाई 600 और फिर 2 दूना के 400, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद आर्थिक चिट्ठा में क्या दिया है, बाकी कुछ नहीं है, एसेट लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं है, एसेट साइड कोई कृत्रिम संपत्तियां नहीं था तो वो भी काम खत्म हो गया। फिर हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एडजस्टमेंट में हमारा क्या क्या चीजें जाने वाला, तो भाई शुरुआत के जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे स्टॉक हो, भवन हो, वैधानिक व्यय हो, फर्म की ख्याति, कुछ फर्म की ख्याति आ गया, ठीक है। तो पहला का 3 जो है ये सारे के सारे रिवैल्यूएशन में जाने वाली चीजें। फर्म की ख्याति हमारा इसमें जाता है, क्योंकि फर्म की ख्याति के लिए हम लोग जो लेखा करते हैं वो क्या होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हमारा जब इसको हम लोग देखते हैं तो यहां पर समझिएगा, इसको हम लोग जो है जनरल एंट्री के थ्रू समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और रिमेनिंग कौन है, एक्स और जेड, ठीक है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, तो फिर हमारा जो है 2 वाइस कैपिटल अकाउंट, यही है, वाई रिटायर हो रहा है ना बात, इस तरह से। अब अमाउंट कैसे जाएगा, यही ना अपना हमारा एंट्री हुआ, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ये है ही हमारा एंट्री होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक बात। कितना अमाउंट जाएगा, तो हमने बताया था यहाँ पे हिज शेयर इन गुडविल। अब देखिए फर्म की गुडविल है 14,400, इसमें से आपको वाई का हिस्सा निकालना है। तो वाई का हिस्सा कितना है, उसका अनुपात देखिए, तो अनुपात हमारा कितना है, 4:3:2, यानी 3/9। इसका हमारा कितना है, 3/9 इसका हिस्सा है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग इसको कट किया जाए तो 3 3 9, और फिर 3 से इसको कट किया जाए तो 3 चौके 12, फिर 2 और 4 8 3 24, यानी 4800। तो 4800 हमारा चला जाएगा वाई में, उसका हिस्सा, ठीक है। अब इन दोनों में कितना जाएगा, तो इन दोनों में जाएगा गेनिंग रेशियो से, ठीक है। अब यही 4800 आपका गेनिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है, किसमें, गेनिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। गेनिंग रेशियो कितना आया था, 13:3, ये हमारा गेनिंग रेशियो। इसी में हम लोग 13:3 में जो है बांट देंगे, 13:3 ही था ना, एक बार चेक कर लें। गेनिंग रेशियो हम लोग ने निकाला था, नहीं 13:11 था, सॉरी 13:11 था, ठीक है। तो 13:11 में हम लोग का ये पूरी तरह से बढ़ जाना है, ठीक है। तो देखिए x का कितना हो जाएगा भाई इसमें, तो x जो है 4800 में से कितना देगा, तो वो 13/24, दोनों जोड़ेंगे तो 24 होगा। और z 4800 का कितना देगा, तो z 4800 का देगा 11/24, 24 दूना होता है 48, 200 गुणे 13 यानी 13 दूना 26, तो ये आ गया हमारा 2600 इसमें, ठीक है। और फिर हमारा जो है इसको काटेंगे, फिर 200 गुणे 11 यानी 2200 हमारा आ गया इसमें। तो ये हमारा जो है जनरल एंट्री बन गया। अब इसी जनरल एंट्री से वहां पे पोस्ट होगा। क्रेडिट कौन हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है वाई का खाता, तो वाई के खाता के क्रेडिट साइड में हम लोग 4800 रुपए डालना है, किसके नाम से जाएगा, एक्स और जेड के नाम से, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इस तरह से इसको पोस्ट करते लिखते हैं, बाई एक्स कैपिटल और बाई जेड्स कैपिटल, ठीक है। कौन क्रेडिट हो रहा था, जो रिटायरिंग है, तो इन दोनों में हम लोग को डैश दे देना है। और वाई को मिलना है तो वाई के खाते में हम लोग का नाम डाल देना, कितना कितना अमाउंट डालना है, जितना एक्स का था, एक्स का 2600, वाई का हमारा, अरे जेड का 2200, तो 2600 और 2200 इस तरह से चला जाएगा, एक्स के लिए 2600 और वाई के लिए 2200, सॉरी जेड के लिए 2200, ठीक है। और ये पूरा मिलना किसना है, वाई को मिलना है, इसलिए उसको क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अब देने वाले कौन है, देने वाले और एक्स और जेड है, वो किसको दे रहे हैं, वाई को दे रहे हैं, तो लिखेंगे 2 वाइस कैपिटल, ठीक है। जिसके डेबिट में हो रहा है उसके डेबिट में नाम लिखेंगे, लेकिन अपोजिट वाले का नाम लिखेंगे। जिसका क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट में अमाउंट लिखना है, लेकिन उस नाम किसका लिखना है, उसके अपोजिट वाले को लिखना है। अमाउंट सही साइड में जाता है और नाम हमेशा उल्टा वाले का, ठीक है। जैसे अमाउंट डालेंगे हम लोग एक्स में, कितना एक्स में डाल देंगे हम लोग 2600, एक्स का 2600 था, और जेड का कितना था, जेड का 2200। तो देखिए अमाउंट डेबिट में गया, ठीक है, जैसे ये खाते डेबिट हुए, अमाउंट डेबिट में चला गया। नाम किसका यूज किया, नाम किया क्रेडिट वाले का। कौन क्रेडिट है, क्रेडिट हमारा जो है वाई है, तो 2 वाइस कैपिटल अकाउंट। इसी तरह एक्स और जेड यहां पर क्या हो रहे हैं, एक्स और जेड यहां पर क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, लेकिन अमाउंट किसमें जा रहा है, अमाउंट वाई में जा रहा है। क्यों, क्योंकि वाई हमारा क्रेडिट है। बात समझे, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग ख्याति का पोस्टिंग कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग का एडजस्टमेंट में और क्या चीजें हैं, एडजस्टमेंट का और क्या चीज जाना है, तो इसके बाद डायरेक्ट जो है बोला है कि पूंजी का समायोजन करना है, ठीक बात। तो ये जब एडजस्टमेंट की सारी चीजों को हम लोग लिख लेते हैं, तो फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में क्या डालते हैं, लास्ट में रिवैल्यूएशन डालते हैं। अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था, तो हमारे पास आंसर है रिवैल्यूएशन में हुआ था प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन का हम लोग प्रॉफिट यहां पे डाल देंगे बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है। कितना कितना हुआ था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो हुआ था वो हुआ था एक्स के लिए आपका 500, एक्स के लिए 258, वाई के लिए 193 और फिर 129, 258, 193,
258, 193 और फिर कितना है 193 और उसके बाद 129। तो ये हमारा जो है ये हमारा इसका भी बात हो गया। ये सारी चीजों को लिखने के बाद, ठीक है, ये सारी चीजों को लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग फिर जो है बना लेते हैं। अब आगे की बात पूंजी का समायोजन का बात करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हो गया। अब पूंजी का समायोजन हम लोग को करना है, तो हम लोग फटाक से पूंजी का समायोजन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों का क्या बोला है कि वाई को जो है 5,000 रुपए दिया जाएगा और बाकी उसके लोन खाते में है। तो देखिए लास्ट में जो पूंजी का समायोजन होगा उससे पहले रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो उसका पेमेंट हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले बैलेंस उसी का निकलता है, तो हम लोग उसका पेमेंट करेंगे। तो टू बैंक करके उसका पहले 5,000 का पेमेंट कर दे, जो उसको नगद करना है। पेमेंट करेंगे, उसकी पूंजी कम होगा इसलिए डेबिट में चला गया 5,000 पेमेंट होगा तो इस साइड, ठीक है। और बाकी उसके लोन में चला जाना है, तो बाकी उसके लोन में डाल देंगे। तो हम लोग लिखेंगे टू वाइज लोन, ठीक है। और कैसे निकलेगा, बैलेंस निकाल लेंगे। इन सबको जोड़ना है, फिर इसको घटा देना है, बैलेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या है 14,000 में से 5,000 चला गया तो 9,000 बचा। अब बाकी जोड़ देते हैं, 9,600, 9 दो 11,600, 11,600 और 600 कितना हो जाएगा 12,200, 12 दो 14,200, 14,400 और 14,400 और 100 14,593, ठीक है। तो वाइज लोन कितना आ गया 14,593, बात समझे। 14,593 हमारा वाइज लोन आ गया और एकदम किताब में यही आंसर है, यानी सही है, ठीक। बात क्लियर है, इसकी बात हो गया। और फिर अब हम लोग को पूंजी का समायोजन करना है। जैसे ही रिटायरिंग पार्टनर का काम खत्म, अब पूंजी का समायोजन कर दीजिए। अब पूंजी का समायोजन करने के लिए क्या बोला है कि पूरे फर्म की पूंजी कितना बोला है, तो देखिए पूरे फर्म की पूंजी बोला है आपके पास 28,000 और इसे नए अनुपात में बांट देना है, ठीक है। तो चलो भाई हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पूंजी का समायोजन करते समय स्टेप उठाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ओल्ड कैपिटल निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ओल्ड कैपिटल निकाल लेते हैं। ये बहुत जरूरी है पूंजी के समायोजन में। तो ओल्ड कैपिटल निकाला जाएगा एक्स और जेड का, क्योंकि यही दोनों बचे हैं, वाई तो चला गया ना, एक्स और जेड का। एक्स का ओल्ड कैपिटल कैसे निकलेगा, सबको जोड़ लीजिए, 19,800 और ये 200 यानी 20,000। 20,058 में से 2,600 माइनस करते हैं, ठीक है। क्या करना है 20,058 में से 2,600 माइनस कर दें। देखिए कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 2,600 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 10 में से 6 गया, 4 हो गया, 9 में से 2 गया, 7 हो गया, 1, 17,458, ठीक है। तो एक्स का हमारा जो ओल्ड कैपिटल है वो कितना 17,458, यही था ना 58, ठीक है। देख ले भाई 17,458 और जेड का देख लीजिए तो 12,400 और एक 500, 12,529, ठीक है। 12,529 में से कितना घटाना है 2,200, ठीक है। यहीं पर घटा लेते हैं, 12,529 में से कितना घटाना है 2,200, ठीक है। तो भाई यहाँ का 9 हो गया, यहाँ का 2 हो गया, फिर उसके बाद 5 में से 2 गया तो हो गया 3 और उसके बाद जो हमारा कितना बचा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यानी 10,329। 10,329 हो गया किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। 10,329 हो गया हमारा जेड के लिए। अब ये ओल्ड कैपिटल निकाल लिया। अब क्या करना है, अगर हमारे पास नए फर्म की पूंजी नहीं दी रहती तो नए फर्म की पूंजी क्या होता है, नए फर्म की पूंजी होता है इन दोनों का टोटल, जो भी साझेदार बचे हैं उनकी पूंजी को टोटल कर दिया है, वही नई फर्म की पूंजी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा नई फर्म की पूंजी दिया है। अब यहां पर हमें पता है कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हमें पता है कितना है कि भाई ये 28,000 है, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और याद रखिए ये किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। हेडिंग डाल दें वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक बात क्लियर है। अब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म पता चला है। अब इसी के आधार पर हम लोग न्यू कैपिटल निकाल लेंगे। क्या कर लेना है, हम लोग को न्यू कैपिटल निकाल लेना है। जैसे ओल्ड कैपिटल पता है, अब न्यू कैपिटल पता चल जाएगा। न्यू कैपिटल कितना होगा, एक्स का जो है 28,000 उसके पूरे फर्म की पूंजी है और उसमें से एक्स का हिस्सा कितना है, नया अनुपात के हिसाब से, नया अनुपात के हिसाब से हिस्सा देखना है। तो नया अनुपात कितना है 5:3, यानी कितना हो जाएगा 5/8, ठीक है। और जेड का देखा जाए तो जेड का 28,000 का कितना आ जाएगा 3/8। अब कट कर लेंगे भाई, तो 8 से अगर इसको कट किया जाए कटेगा, 4 से कट कर लेते, 4 दूना के 8 और 7 चौक 28 होता है ना, ठीक है। अब 2 से अगर 7,000 को कट किया जाए तो आ जाएगा 3,500। अब 3,500 का 5 में गुणा कीजिए और ये भी कटेगा तो 3,500, और 3,500 का हम लोग को 3 में गुणा कीजिए। अगर 3,500 का 5 में गुणा करेंगे तो 5×15 और 50-25 यानी 17,500, और यहाँ पर कितना होगा 5×3=9, 5×15 यानी 10,500। ये इनका न्यू पूंजी हो गया, ठीक है। ये न्यू कैपिटल हो गया। पुराना पूंजी इतना और नया पूंजी इतना, ठीक है। तो फिर वही तुलना होगा जो पूंजी के समायोजन में एडमिशन में भी आपने सीखा था, तुलना करना होगा, ठीक बात। तो तुलना करेंगे तो क्या होगा भाई, अब देखिए, अब आपको यही देखना है। तो आपको ये देखना है कि अगर पुरानी पूंजी ज्यादा, ठीक है,
अगर पुरानी पूंजी ज्यादा और नई पूंजी कम होती है तो क्या होता है, अगर नई पूंजी ज्यादा पुरानी पूंजी कम होती है तो क्या होता है। तो हम लोग का अगला स्टेप क्या होता है, कंपैरिजन का, ठीक है, कंपेयर करते हैं, ठीक बात। तो अगर हम लोग कंपेयर किया जाए तो हमारा क्या हो रहा है भाई, हमारा एक्स का देख रहे हैं कि एक्स का जो है नया पूंजी ज्यादा है पुरानी पूंजी कम है, तो जितना का कमी पड़ा वो क्या करेगा, उतना कमी उसे लाना पड़ेगा, क्योंकि पहले उसके फर्म में कम पूंजी था, नए में उसे ज्यादा रखना है, तो उतना पैसा इसको लाना पड़ेगा। तो कितना लाना पड़ेगा, तो 17,500 माइनस 17,458, ठीक है, माइनस कर देंगे। 10 में से हमारा 8 गया तो बचा 2, 9 में से 5 गया तो हुआ 4, 42 रुपए इसे क्या होगा, लाना होगा, ठीक है, 42 रुपए इसे लाना होगा। और जेड की बात किया जाए तो जेड का हमारा पुराना पूंजी कितना है, इतना, और नया पूंजी इतना, यहां पर भी नया ज्यादा है तो इसे भी लाना पड़ेगा। तो 10,500 माइनस 10,329, ठीक है, तो कितना हो गया भाई, तो हो गया यहाँ पर 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो सॉरी 9 में से 2 गया तो हाँ 7, ठीक है, और फिर 1, तो 171 रुपए, ठीक है, 171 रुपए इसे भी लाना होगा, इन दोनों को इतना इतना रुपए लाना होगा, ठीक है। तो ये पूंजी के समायोजन का स्टेप है, पहले हम लोग ओल्ड कैपिटल निकालते हैं, फिर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालते हैं, फिर उसे नए रेशियो में बांट देते हैं और फिर उसके बाद कंपेयर कर लेते हैं, है ना बात, ये बात हो गया। अब इसे लिखना कैसे है, तो लिखना ये है, अगर पूंजी लाया गया तो इस साइड जाता है, पूंजी निकाला जाता है तो इस साइड जाता है, दोनों पूंजी ला रहे हैं तो लिखेंगे बाई बैंक, पैसा आएगा तो बाई बैंक। एक्स कितना ला रहा है, तो एक्स ला रहा है हमारा कितना रुपए, 42 रुपए, तो एक्स में डाल देंगे 42 रुपए। और जेड कितना ला रहा है, तो जेड अपना ला रहा है जो है वो 171 रुपए, तो जेड में डाल देंगे 171 रुपए, ठीक बात। और फिर नया जो पूंजी है उसे हम लोग बैलेंस डाल देंगे, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी हो गया नई पूंजी। कितना इसकी पूंजी है, इसकी पूंजी है 17,500 और इसकी पूंजी कितने 10,500, ठीक है, ये दोनों की पूंजी हो गया, बात क्लियर है, इतनी इतनी पूंजी है ना, देख लीजिए, ठीक बात। लो भाई वो पेज कट गया क्या, नहीं यहाँ पे है, ठीक है, इतनी इतनी पूंजी है 17,500 10,500, बात क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो है पूंजी का समायोजन बात खत्म। और यहां पर सभी लोग आप लोग टोटल करेंगे बराबर आ जाएगा दोनों साइड का, ठीक है, हम टोटल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वन शॉट है, समय का अभाव होता है, जल्द से जल्द ज्यादा चीजें आपको बताना रहता है, बात क्लियर है, समझ में आ गया। अब आपको बैलेंस शीट जब बनाना होगा तो थोड़ा सा ध्यान देना है, बैलेंस शीट में आपको पहले उससे पहले बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट में ये देखना पड़ेगा कि बैंक का बैलेंस जो होगा उसमें ये जो पैसा आया इतना इतना इसको ऐड करना पड़ेगा बैंक के बैलेंस में, ठीक है, तो ये दोनों ऐड होगा तो नया बैंक का बैलेंस आएगा, ठीक बात। दूसरी बात क्या है, उसी बैंक के बैलेंस में से आपको ये 5,000 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इस 5,000 का भुगतान हो चुका है, तो बैंक के बैलेंस में ये ऐड होगा और ये माइनस होगा, और उसके बाद जो बचेगा वो नया बैंक का बैलेंस होगा जो बैलेंस शीट के अंदर लिखना है कैश एट बैंक के रूप में, ठीक। उसके साथ साथ जो वाइज लोन है ये हमारा 14,593, ये आपका कैपिटल में लिखना होगा, सॉरी मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखना होगा, एज ए कैपिटल नहीं बल्कि लोन के तौर पे लिखना होगा, अलग से नया लायबिलिटी बन के, ठीक बात। 14,593 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखना होगा, और बाकी आपको पता है बाकी चीजें कैसे कैसे कहां जाता है, तो वो सारी चीजों को लिखेगा, आपका बैलेंस शीट बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात हमारा हो गया, समझ में आ गया सबको, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद हम लोग का क्या है, हम लोग को देखना है साझेदार की मृत्यु को समझना है कि साझेदार मरेगा तो क्या होगा। तो सेम टू सेम यहां पर भी मृत्यु में क्या होता है, मृत्यु में भी सेम टू सेम रिटायरमेंट की तरह काम होता है, ठीक है, बात समझे, कोई नया चीज नहीं है, सेम टू सेम रिटायरमेंट की तरह। अभी आपने जो पढ़ा वो सारा का सारा सेम टू सेम लिखा होगा, बस अंतर क्या होगा, जैसे रिटायरमेंट एक फिक्स डेट पर होता है, या तो शुरुआत में या तो अंत में, ठीक है, लेकिन जो मृत्यु होता है वो अनिश्चित होता है, किसी भी समय मर सकता है आदमी, मरने का कोई डेट नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि मृत्यु की तिथि तक लाभ निकालना होता है, ठीक है, मृत्यु की तिथि तक का लाभ निकालना होता है, बस यही एक नया चीज है, और उसको हम लोग को उसके लिए लेखा करना पड़ता है, बात समझे, उसके लिए लेखा करना पड़ता है, और उसके लिए कैसे लेखा होगा, उसके लिए कैसे कैलकुलेशन होगा, बस यही चीज नया है, बाकी सब चीज वैसे ही डालना है। और उसके लिए एंट्री क्या होता है, तो उसके लिए एंट्री होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसीज्ड पार्टनर कौन होगा, मृतक साझेदार, ठीक है, तो टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा एंट्री होगा, यानी ये हमारा जो है जो भी उसके हिस्से का लाभ आएगा, मृतक साझेदार के हिस्से का लाभ, वो लाभ से हम लोग को ये एंट्री करना है, वो उसके पूंजी खाते के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है,
जब उसका पार्टनर्स कैपिटल बनेगा ना, तो उसके हिस्से के क्रेडिट में हम लोग इतना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डालेंगे, और यही प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, बैलेंस शीट, नए बैलेंस शीट में, किसमें, नए बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा, है ना बात, ये चीज, क्योंकि ये राइट ऑफ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो न्यू बैलेंस शीट के एसेट्स में आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट उतना ही लाभ चला जाएगा जो उसका मृतक साझेदार का होगा, और वही लाभ आपका कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा। बाकी सब चीज सेम टू सेम होगा जैसा आपका किसमें होता है, जैसा आपके अभी रिटायरमेंट में देखा। एक बात और इसमें अलग है, क्या अलग है कि देखिए रिटायरमेंट में जो साझेदार जा रहा है वही अपना हिस्सा प्राप्त करता है, उसे ही पेमेंट रिसीव होता है ना बात। लेकिन आपका जो व्यक्ति है रिटायरमेंट में क्या होगा, जो साझेदार जा रहा है उसे ही पैसा मिल रहा है, लेकिन डेथ में क्या होता है, डेथ में क्योंकि आदमी मर गया तो उसे तो पैसा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए डेथ में जो पैसा होगा, ठीक है, वो किसको मिलता है, वो मिलता है उत्तराधिकारी को। ठीक है, वो किसको मिलता है, उत्तराधिकारी को, बात समझे, उत्तराधिकारी को भुगतान होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटर। तो इसमें आपको यह बात समझना है कि जो भी बैलेंस निकलेगा मृतक साझेदार का, वो उसके एग्जीक्यूटर के नाम से निकलेगा। अगर पेमेंट होगा तो एग्जीक्यूटर को पेमेंट होगा, पेमेंट नहीं होना है, जो बैलेंस बचना है, तो एग्जीक्यूटर के नाम पे जाएगा। तो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में पहले वो ट्रांसफर होता है और फिर जाके उसका भुगतान होता है, समझे बात। तो याद रखिएगा, जब भी आपका मृतक साझेदार का पार्टनर्स कैपिटल बनाइएगा तो उसके बैलेंस को हमेशा एग्जीक्यूटर्स के नाम पे डालिएगा, टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। जैसे मान लीजिए जेड मर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग जेड्स एग्जीक्यूटर नाम से हम लोग उसका एंट्री करेंगे, उसके पेमेंट के बैलेंस का। ठीक बात, क्लियर है, यानी जेड का उत्तराधिकारी, उसी को भुगतान मिलना है। तो ये इसमें नया चीज है। ठीक बात, अगर भुगतान हो गया तो जैसे पार्टनर्स कैपिटल में भुगतान होता है, जो काम होता है, अब नहीं हुआ तो उसका लोन बनेगा, जैसा है ना बात। तो यहां पर लोन अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं, बस एग्जीक्यूटर अपने आप में वही समझ लीजिए कि वही लोन है, वही आपका जो है लेनदार बन जाएगा नया। ठीक बात, तो इस तरीके से काम हो जाएगा। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो चीजें बहुत क्लियर होगा। और यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन अगर बताने लगे तो काफी लंबा चला जाएगा, इसलिए हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। रिटायरमेंट समझ लिए तो सेम टू सेम काम होना है, सारा चीजें सेम टू सेम है, तो एक ही चीजों को बार बार बता के क्या मिलना है। ठीक बात, क्लियर है। तो ये बात हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर में मृतक साझेदार के लाभ के हिस्से की गणना कैसे होती है, तो ये बात समझ लीजिए। तो इसके लिए 3 विधियां यूज होती हैं, है ना बात। मृतक साझेदार के लाभ के हिस्से की गणना की अपनी 3 विधियां हैं। पहली विधियां हमारा जो है 3 विधियों में कौन कौन से है, तो जो सबसे पहली विधि बात करें तो जो सबसे पहली विधि है वो पिछले वर्षों के औसत लाभ के आधार पर। यानी इसमें क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले औसत लाभ निकालना है, और औसत लाभ आप लोगों को निकालने आता है जैसे ख्याति में निकला था। कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट, जितना भी लाभ रहेगा उसको हम लोग को क्या करना है, ऐड कर देना है, और बटे में नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, इससे हमारा औसत लाभ निकल जाएगा। और जैसे ही औसत लाभ निकल जाएगा तो फिर क्या करना है, फिर हम लोग का मृत्यु की तिथि तक का लाभ निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, मृत्यु की तिथि तक का लाभ निकालेंगे। बात समझे। अब मृत्यु की तिथि तक का लाभ कैसे निकलेगा, तो यही औसत लाभ का, ठीक है, इसी औसत लाभ में क्या करना होगा, अवधि से गुणा करना होगा, जितने समय तक वो रहा है। ठीक है, अवधि से गुणा कर देना है, जैसे 3 महीने रहा है, 2 महीने रहा है, 4 महीने रहा है, उससे गुणा कर देना। और बटे में क्या कर देना, अगर अवधि महीने में है तो बटे में 12 हो जाएगा, और अगर अवधि आपका दिन में है तो बटे में 365 हो जाएगा। ये आपको कर देना है, तो मृत्यु की तिथि तक का लाभ आपको पता चल जाएगा। और जब ये आपका आ जाएगा तो फिर मृतक साझेदार का हिस्सा निकाल देना है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, मृतक साझेदार के हिस्से का लाभ निकाल देना है। तो मृतक साझेदार का हिस्से का लाभ कैसे निकलेगा, मृतक साझेदार के हिस्से का लाभ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यह करना है कि जो आपका ये मृत्यु की तिथि तक का लाभ आया, तो हम इसको डायरेक्ट प्रॉफिट लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा बात। ठीक है, मृत्यु की तिथि तक का लाभ, ये वाला बात है, इसी को हमने यहाँ पे प्रॉफिट लेगा। उसमें क्या करना है, उसमें उसके हिस्से से क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, उसके हिस्से से गुणा करके निकाल लेना है, जैसे 3/5, 2/5, उससे गुणा कर दिया, उसके हिस्से का लाभ आ जाएगा। अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हो तो ज्यादा बेहतर आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर यह है कि अ ब स जो है किसी फर्म में बराबर के साझेदार हैं। अ ब स को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, ABC, बराबर के साझेदार, यानी 1:1:1 है। ठीक है, ये इनका अनुपात हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया। ठीक बात। फिर उनकी लेखा पुस्तकें 31 मार्च को बंद होती है। भाई सारा का सारा चीजें लेखा पुस्तकें 31 मार्च को बंद होता है, और 30 जून 2021 को मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु कब हुआ, 30 जून। ठीक है, कौन मरा है, ए मरा है। ठीक है, ए का डेथ हुआ है, बात समझे, ए का डेथ हुआ है कब, 30 जून को। तो भाई आपका जानते हैं कि खाता शुरुआत कब से होता है, 1 अप्रैल को, और 30 जून को मरा है, यानी अप्रैल मई जून 3 महीना जिंदा रहा है।
तो जितना महीना जिंदा रहा उतने महीने का उसको लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उसको उत्तराधिकारी को, तो वही हिस्सा हम लोग को निकालना है, उसी के लिए हम लोग को काम करना है। ठीक है, तो बता रहा है साझेदारी अनुबंध के अनुसार मृत्यु की तिथि तक उसके हिस्से के लाभ की गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाएगी, यानी जो उसके हिस्से के लाभ की गणना वो औसत विधि के हिसाब से होना है। ठीक है, और उसमें क्या बोला है, उसमें बोला पिछले 3 वर्षों का शुद्ध लाभ 8,000, 1,000 और 17,000 था, और के हिस्से का लाभ निकालिए और आवश्यक रोजनामचा प्रविष्ट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एपी लिख रहे हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट यानी 8,000 प्लस 1,000, ठीक है, और प्लस 17,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बटे में 3, तो कितना हो जाएगा 8 1 9 और 9 17, तो 9 17 कितना होगा, 9 17 26। ठीक है, तो 26,000 बटे में 3, 3 से 26 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यार इसको 2 कर देता तो आसान हो जाता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 3 से अगर 26 को कट किया जाए तो 8 3 24, फिर उसके बाद 2 और 0 तो 6 6 6 चलता जाएगा, तो इसको हम लोग 7 कर लेते हैं भाई। ठीक है, 8,667 हो गया, ये हमारा क्या हुआ, औसत लाभ हुआ। अब इसमें से मृत्यु की तिथि तक का लाभ निकालना है। ठीक है, तो मृत्यु की तिथि तक का लाभ हम लोग देखेंगे, जो हमने स्टेप बताया उसी के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो मृत्यु की तिथि तक का लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा कि यही 8,667 में गुणा करना है जितने महीने वो जिंदा रहा। कितने महीने जिंदा रहा, 3 महीना, यानी 3/12। ठीक है, तो 3/12 करेंगे तो 3 चौके 12, और 4 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, फिर 2 और 6, 6 चौके 24, और फिर हमारा 2 और 7, हमारा 6 चौके 24, और उसका 3 और 0 7 चौके 28। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग लास्ट में 7 कर सकते हैं। ठीक बात, तो 2,167 हो गया इतना मृत्यु की तिथि तक का लाभ, 2,167। अब 2,167 में मृतक साझेदार का हिस्सा निकालेंगे, मरा कौन है, मरा है ए। अब इसमें से ए का हिस्सा निकाल लेंगे, तो ए का लाभ कितना होगा, ए का प्रॉफिट हो गया हमारा कितना, वो हो गया 2,167 गुणे 1/3, उसके हिस्से से गुणा। अब 3 से इसको कट कर दीजिए तो 3 7 21, फिर 3 दूना के 6, और फिर 3 दूना के 6, 722 के करीब। ठीक है, 722.33 जाएगा तो 722, ये हो गया। अब इसी का लेखा क्या बनेगा, तो हमने आपको बताया ना लेखा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा, ए मरा है तो एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट कितना, 722 रुपए जो उसका हिस्से का लाभ हो गया। अब यही 722 उसके पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नाम से, और यही प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 722 बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता। ठीक है, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते तो, है ना बात, जब भी आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन करिएगा तो इस हिसाब से होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, तो फिर इसके बाद विक्रय के आधार पर हमारा दूसरा तरीका। अब विक्रय के आधार पर क्या होता है ना, ये भी एक अलग चीज है। इसमें क्या होता है कि पिछले वर्ष का कुल जो है बिक्री दिया रहता है, और उसके बाद पिछले वर्ष का आपका कुल लाभ दिया रहता है। ठीक है, इसमें 2 चीज दिया रहता है, क्या क्या, पिछले वर्ष का टोटल सेल्स, ठीक है, पिछले वर्ष का टोटल सेल्स रहता है आपके पास, और फिर इसी तरह पिछले वर्ष का लाभ रहता है, पिछले वर्ष का प्रॉफिट होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ मृत्यु की तिथि तक का सेल्स होता है, मृत्यु की तिथि तक का सेल। ये आपके पास रहता है। अब इसके हिसाब से आपको प्रॉफिट निकालना है, तो इसमें क्या करना होता है ना कि जो पिछले वर्ष का जो टोटल सेल्स है और पिछले वर्ष का जो प्रॉफिट है उसका हम लोग परसेंटेज बना लेते हैं, और उसी परसेंटेज को इस सेल्स से निकालते हैं, तो हमारा मृत्यु की तिथि तक का लाभ आ जाता है। और फिर उसके बाद आपको पता है उसका हिस्सा निकाल करके फिर उसका जो हो जाता है काम। तो कैसे होगा, तो इसमें समझिएगा पहले क्या होगा, पहले हम लोग लाभ का प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, लाभ का प्रतिशत निकालते हैं। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकलेगा, जो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर के लाभ को 100 में गुणा करते हैं। ठीक है, और बटे में क्या होता है, प्रीवियस ईयर के सेल्स को रख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रख दिए, बात समझे। तो ये हमारा लाभ का प्रतिशत आ गया। अब फिर क्या होगा, अब मृत्यु की तिथि तक का लाभ कैसे निकलेगा, तो मृत्यु की तिथि तक का लाभ कैसे निकलेगा, उसमें क्या करना है, उसमें ये वाला सेल्स
मृत्यु की तिथि तक वाले सेल्स, जिसको हम यहाँ पर डायरेक्ट सेल्स लिख रहे हैं, उस सेल के साथ परसेंटेज जो यहाँ पर निकला, ठीक है, लाभ का प्रतिशत, बात समझे, लाभ का प्रतिशत है ना बात, उससे हम लोग गुणा करते हैं और बटे में 100 कर देते हैं। इससे हमारा आ जाता है क्या, मृत्यु की तिथि तक का लाभ। अब जब मृत्यु की तिथि तक का लाभ आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मृतक साझेदार का हिस्सा निकल जाएगा, जैसे हम लोग पिछले में निकालें। मृतक साझेदार का हिस्सा कैसे निकलेगा, तो जो भी लाभ हमने निकाला, कौन सा लाभ, तो इस बार ये वाला लाभ की बात हो रहा है, ठीक है, ये लाभ, और गुणे क्या होगा, गुणे में उसका हिस्सा, ठीक है, तो वो उसके हिस्से का लाभ हो गया। अब इस चीज को भी एग्जाम्पल से देख लो भाई। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा है कि अब स जो है 2:1 अनुपात में लाभ हानि को बांटते हुए साझेदार है, ABC है 2:2:1, ये इनका लाभ हानि हो गया, ओल्ड रेशियो, ठीक है। कौन मर रहा है भाई, तो ब की 30 जून 2021 को मृत्यु हो गई। फिर यहाँ पर कौन हो रहा है, यहाँ पर बी का डेथ हो रहा है और डेट है 30 जून, ठीक है, 30 जून इसका डेट है। और फिर बता रहा है कि खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। 2020-21 की वर्ष की कुल बिक्री 6 लाख रुपए थी, ठीक है, तो पिछले साल का, ठीक है, प्रीवियस ईयर सेल्स कितना, 6 लाख, पिछले साल का सेल्स हमें पता चल गया 6 लाख। और फिर क्या बोला, और शुद्ध लाभ 60,000 था, और प्रीवियस ईयर का हमें जो है प्रॉफिट भी पता चल गया, कितना प्रॉफिट पता चल गया, 60,000, ठीक है, दो चीजें पता चल गया। फिर उसके बाद बोला कि अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक की कुल बिक्री 2 लाख थी। तो जितने समय तक जिंदा रहा, कब मरा है, 30 जून, तो 30 जून तक की बिक्री, ठीक है, 30 जून तक की बिक्री कितनी है, तो 30 जून तक की बिक्री आपके पास है यहां पर कितना, 2 लाख, ठीक बात। अब आपको जो है वही काम करना है, लाभ निकालना है, ठीक है, मृतक साझेदार के हिस्से के लाभ की गणना कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाभ का प्रतिशत निकालेंगे, है ना बात। तो लाभ का प्रतिशत कैसे आएगा भाई, लाभ का प्रतिशत, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग पिछले वर्ष का लाभ देखते हैं। पिछले वर्ष का लाभ है 60,000, उसमें हम लोग गुणा कर देते हैं किससे, 100 से। और पिछले वर्ष का सेल्स देखते हैं, पिछले वर्ष का सेल्स है 6 लाख, ठीक है, उससे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से ये कट गया, यानी हमारा कितना आया, 10%, 10% आ गया प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। अब हमारा इस साल की मृत्यु की तिथि तक का लाभ हमें पता है, तो मतलब बिक्री पता है, तो हम लोग उसका लाभ निकाल लेंगे, ठीक है। तो मृत्यु की तिथि तक का लाभ कैसे पता चलेगा भाई, तो उस समय तक का सेल्स हमारे पास 2 लाख है, अब उसी पे लाभ का प्रतिशत से हम लोग लाभ निकाल लेंगे, यानी 10%। तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से ऐसे ऐसे कट गया, यानी बचा कितना, 20,000, 20,000 हमारा आ गया मृत्यु की तिथि तक का लाभ। लेकिन ये सबका लाभ है, इसमें मृत साझेदार का लाभ निकालना है। तो कौन मृत साझेदार है, बी, तो 20 प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बी के हिस्से का लाभ हो जाएगा आपका 20,000 का कितना, 2/5 उसका हिस्सा, तो 5 चौके 20 और 4 दूना के 8, यानी 8,000, ठीक बात, क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है, एकदम आसान से, ठीक है। और इसका भी एंट्री वैसे ही होगा, अगर एंट्री करने के लिए बोला रहता तो उसी प्रकार से हो जाता, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब क्या करना है, अब तीसरी विधि सबसे इजी है, इसलिए इसको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। पिछले वर्ष के, और ज्यादातर आता भी नहीं है, बस इसी तरह बन गया है तो इसलिए बता दे रहे हैं, पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर। इसमें क्या होता है, इसमें पिछले वर्ष के लाभ को ही मेन लाभ मान लेंगे, ठीक है। फिर उसी लाभ में से मृत्यु की तिथि तक का लाभ निकालेंगे। जैसे मृत्यु की तिथि तक का लाभ कैसे निकलेगा, तो जो भी लाभ पिछले वर्ष का रहेगा, है ना बात, पिछले वर्ष के लाभ को ही हम लोग क्या करना होगा, जितने समय तक वो व्यक्ति जिंदा रहा उतने अवधि से हम लोग क्या करेंगे, उतने ही अवधि से हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है, उतने अवधि से हम लोग जो है निकाल लेंगे। डायरेक्ट हम लोग का मृत्यु की तिथि तक का लाभ आ जाएगा, डायरेक्ट पिछले वर्ष के लाभ को ही लेकर के, है ना बात, डायरेक्ट हम लोग पिछले वर्ष के लाभ को लेकर के मृत्यु की तिथि तक का लाभ आ जाएगा। और मृत्यु की तिथि तक का लाभ आ गया तो फिर उसके बाद उसके हिस्से से गुणा करके मृतक साझेदार का लाभ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी बातें हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका ये जो है डेथ वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने रिटायरमेंट समझ लिया, सारे लॉजिक, ठीक है, सारे लॉजिक समझ लिया रिटायरमेंट, और उसके साथ साथ हम लोगों ने डेथ का भी सारा का सारा लॉजिक समझ लिया। तो रिटायरमेंट और डेथ होता है पूरा यहाँ पर कंप्लीट। अब नेक्स्ट वाला चैप्टर जो है बहुत ही लंबा होने वाला है, डिसोल्यूशन का, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, उसमें बहुत मन लगा के पढ़ना है क्योंकि सब चीज नया है। अभी तक सब चीज सेम था, इसलिए ये वाला टॉपिक भागे भागे आराम से कंप्लीट हो गया, लेकिन अगला वाला टॉपिक बहुत लंबा है, बहुत सब कुछ नया, बहुत डिटेल से आने वाला है। तो उसके लिए करिए इंतजार और इस चीज को अच्छे तरीके से समझिए, और आप लोग जो है अपने किताब के सारे क्वेश्चंस को लगाइए, ये आपका होमवर्क है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।